बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। आज का शो आपके नाम जी, क्योंकि सबसे पहला सेगमेंट जो है वो आपके लिए है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके मैदे में बड़ा मसला रहता है। हम अपने जिस्म के हर ऑर्गन का ख्याल रख रहे होते हैं। हमें पता होता है कि हमारी शुगर ना बढ़ जाए, हम ब्लड प्रेशर में कोई मुब्तला ना हो जाए, हमारा हेयर फॉल ना हो जाए, हमारी स्किन ख़राब ना हो जाए, हमें ड्राइनेस ना हो जाए, हम डिहाइड्रेट ना हो जाए। हम हर किस्म की चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, मगर हम अपनी चीज़ में से एक चीज़ माइनस करते हैं कि हम अपने मैदे का ख्याल नहीं रखते, और मैदे की वजह से हमारे जिस्म के बाकी ऑर्गन जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और हम किस किस बीमारियों में मुब्तला होते हैं, किन किन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। ये सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। हमारे पास ज़बरदस्त एक्सपर्ट पर्सनालिटी मौजूद है जो कि है हकीम इसहाक साहब, और हमें आज इनसे पता चलेगा कि हम अपने मैदे का ख्याल किस तरीके से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है सर आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि जो मैदा है इसका ख्याल हम एक्चुअली में रखते नहीं हैं, और जब हमें मैदे के मसले शुरू हो जाते हैं तो फिर हमें बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं मैदे में गर्मी हो गई है, कुछ लोग कहते हैं मैदे में तेज़ाबियत हो गई है, कुछ कहते हैं कि मैदा जो है ना वो बिल्कुल ही डैमेज हो गया है, अब उसमें कोई भी चीज़ आपकी जो है ना सही नहीं जाती है, वो आपको हर चीज़ जो आप कोई खाए पिए आपको इरिटेट करती है। तो कुछ लोग कहते हैं हम गोश्त नहीं खा सकते, कुछ कहते हैं हमें ये मना है, कुछ कहते हैं हम वो नहीं पी सकते। 10 किस्म की चीज़ें उनको इरिटेट करती हैं। तो अब ये बताइए कि मैदा जो है वो किस हद तक ठीक रहना ज़रूरी है हमारे पूरे जिस्म के ऑर्गन के लिए? बहुत शुक्रिया। मैदा बेसिकली ऐसी है जैसे आपके घर का किचन होता है। अगर घर के किचन में खाना सही तैयार नहीं हो रहा तो जो भी खाएगा वो बीमार हो जाएगा। सेम लाइक आपका स्टमक जो है वो आपके जो भी आप ग़िज़ा लेते हैं उसको डाइजेस्ट करके इस काबिल बनाता है कि वो आपके तमाम सेल्स वहाँ से अपनी ग़िज़ा ले सकें। अच्छा, अगर आपका मैदा ही डिस्टर्ब है तो इसका मतलब है आपकी ग़िज़ा प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं करेगा। अब वो जो डाइजेस्ट नहीं करेगा तो प्रॉपर तो आपके ब्लड स्ट्रीम में शामिल नहीं होगी। जब ब्लड स्ट्रीम में शामिल नहीं होगी तो आपके सेल्स उस ग़िज़ा को लेने से इनकार कर देंगे, और इस तरह आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, तिब के अंदर बड़ा ही असूल और कानून है इसका, और देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हर आप मैदे की कह सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर से या किसी पंसार स्टोर से एक हाजमे का चूरन लेके आते हैं, सब घर वाले इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों ठीक हो जाती है, कुछ लोग पहले से वर्ष हो जाते हैं, और कुछ लोगों को बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो उसकी वजह क्या है? ये टोटका था जो वो लेके आ गए। तिब ने इसका असूल और कानून बताया है। उसने कहा है कि तिब के मुताबिक 3 ही तरह की बीमारियां हो सकती है मैदे के अंदर। या तो आपके मैदे में रतूबात ज़्यादा हो जाएंगी, अल्कली ज़्यादा हो जाएगी, पोटाशियम ज़्यादा हो जाएगा, या आपके मैदे के अंदर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या फिर आपके मैदे के अंदर सफ़रा या गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब तक हम मरीज़ के नब्ज़ से, उसकी चेहरे से, उसकी ज़बान से उसकी मर्ज़, उसके मिजाज को तशख़ीस नहीं करेंगे तो उसके लिए कोई भी मेडिसन तजवीज़ करना मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर मरीज़ का सपोज मिजाज ही खुश्की वाला है, तेज़ाबियत वाला है, और आपने उसे लौंग और दालचीनी का कहवा पी लो तो व्हाट विल हैपन? वो तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा, उसके मैदे में और एसिडिटी बढ़ जाएगी। और अगर किसी मरीज़ के पहले ही मैदे में अल्कली बहुत ज़्यादा है और आपने से कहने जी आप सौंफ और ज़ीरा का कहवा पी लो तो ये और अल्कली प्रोड्यूस कर देगा, तो बजाय मरीज़ ठीक होने के और बीमार हो जाएगा। तो इसलिए आज की जिस प्रोग्राम में मैं एग्जैक्ट आपको, बेशक आप हकीम नहीं हैं, मैं आपको वो सिम्टम, वो अलामात तशख़ीस करने का तरीका बता दूंगा कि आप घर में बैठे अपने किचन से अपनी मैदे से मुतल्लिक़ा बीमारी के बारे में नुस्खा तजवीज़ कर सकते हैं। वाह जी, बल्कि आए उधर ही मैंने कहा साथ साथ ज़रा बताते भी जाते हैं लोगों को किस तरीके से। हाँ जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस चूरन के बारे में जो अक्सर मार्केट में बिक रहा है और जिसके बारे में पता ही नहीं है कि इसका मिजाज क्या है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये गाइडलाइन दूंगा कि आपको पता होना चाहिए आपको बीमारी क्या है, स्टमक की कौन सी बीमारी है। जैसे मैंने कहा तिब ने 3 मिजाज बनाए, रतूबात की ज़्यादती से, अल्कली की ज़्यादती से, पोटाशियम की ज़्यादती से, और खिलते बलगम बढ़ जाने की वजह से अगर मैदे की प्रॉब्लम हो तो क्या अलामात होंगी? ज़बान बिल्कुल वाइट होगी, फूली हुई होगी, मुंह से रालें टपकेंगी, भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, खाना खाने को दिल नहीं करेगा, खाना सामने आएगा आपका दिल करेगा बस वॉमिट, नहीं खाना, मैंने खा लिया तो दिल करेगा वॉमिट कर दे, और जब तक वॉमिट नहीं करेंगे आपको सुकून नहीं आएगा। नब्ज़ पे आप हाथ रखेंगे
तो नब्ज में आपकी नब्ज बिल्कुल हड्डी के साथ जाके लगी होगी, आपको फील ही नहीं होगा कि आपकी पल्स चल रही है कि नहीं चल रही, और आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, लेकिन बॉडी आपकी बड़ी मोटी ओबीस होगी, खून की शदीद कमी होगी आपके अंदर। जब ये अलामात आपके अंदर हों तो समझ लीजिए कि आपके मैदे में अल्कली ज्यादा है। अल्कली कैसे ज्यादा हो गई? आमतौर पर आप गर्मी का मौसम आ गया तो हमने क्या किया, शरबत पी लिया, फिर लस्सी पी ली, फिर फालूदा खा लिया, फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लिए, तरबूज खा लिया, और हमने इतनी ज्यादा अल्कलाइन चीजें खा ली कि हमारे मैदे के अंदर जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, जिसका काम है कि अल्कली पैदा करना, म्यूकस पैदा करना, गाढ़ी रतूबत पैदा करना, वो ओवर हो गई। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि हमारा HCl जो हमारे स्टमक ने प्रोड्यूस करना था वो बिल्कुल डाउन चला गया। अब ग़िज़ा हजम ही नहीं हो रही। अब कभी ऐसी कैफियत आ जाए आपके साथ तो फिर देखिएगा, पहले तशखीस कर लीजिए। सेकेंडली मैं ये बताऊं कि इस पेशेंट को यूरिन बार बार आएगा और काफ़ी क्वांटिटी में आएगा, और यही वो लोग होंगे जो बाद में शुगर के पेशेंट हो जाते हैं। भले पानी कम पिए फिर भी आएगा इस पेशेंट को यूरिन फ्रीक्वेंटली आएगा, लार्ज क्वांटिटी में आएगा और वाइट इन कलर होगा, तो ऐसा ही जैसे कि वाटर का पानी है। तो ये पता कैसे चलेगा? मुंह खुश्क रहना क्या इसकी अलामत? इसमें मुंह खुश्क नहीं रहता, बल्कि इसमें मुंह जो होता है वो मीठा रहता है। अच्छा। मुंह हर वक्त पानी से भरा रहता है। मरीज खाना खाता है और दिल करता है बस मैं सो जाऊं। अच्छा। खाना खाया, शाम तक हजम नहीं हो रहा, डिकार आई है, तो ऐसे तो वही खाना जो था वो बाहर आ रहा है। इस हद तक स्टमक उसका वीक हो गया है। जब ऐसी कैफियत हो तो इसके हाथ में हमने क्या करना है, हमने स्टमक की एसिडिटी को बढ़ा देना है, हमने HCl को प्रोड्यूस करना है, और HCl को प्रोड्यूस यानी तुलसी को प्रोड्यूस करने के लिए तुर चीजें हमें चाहिए होती है। अच्छा। और तुर चीजों में सबसे बेहतरीन जो हमारे पास चीज है वो हमारे पास है ये है अनारदाना। आपने 100 ग्राम ये अनारदाना लेना है, और आपने इसके साथ 100 ग्राम राई है असली वो लेनी है, और 100 ग्राम ही आपने इसके साथ दालचीनी लेनी है, गोल वाली जी गोल वाली। ये 3 चीजें बराबर वजन में ले लीजिए और इसको पाउडर कर लें, और चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर रात खाना खाने के बाद लीजिए। लेकिन फिर कहूंगा कि अब आपने ग़िज़ा को भी चेंज कर देना है। अब आपने पानी ज्यादा नहीं लेना, लस्सी है ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि आपको तो और डाइजेस्ट ही कुछ नहीं हो रहा। नॉर्मल आप दिन में 3 से 4 गिलास ले लीजिए, बस काफी। लेकिन लस्सी नहीं लेनी, तरबूज नहीं खाना, आपने खरबूजा नहीं खाना, आपने सर्दा गर्मा नहीं खाना, आपने ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि ये इस्तेमाल करना है। अच्छा। इसके साथ ये मजीद ये है, अगर आप करना चाहें तो मैं ये कहूँगा कि आपने लौंग, दालचीनी और ये जलवत्री, ये 3 चीज़ों का कहवा बना के अगर आप लेते हैं तो फौरी तौर पर आपके जो है मैदा जो है वो ताकतवर हो जाएगा, HCl प्रॉपर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से आपके जो बलगम में खिलते बलगम जो बढ़ गई थी, रतूबात की जो ज्यादती हो रही थी, वो आपकी ठीक हो जाएगी, और आपका वेट जो बढ़ता जा रहा था वैसे से श्रिंक हो जाएगा। सर ये वो वाली दालचीनी है जिसको आपने कहा था कि अगर जिस्म में दर्द हो तो उसको उबाल के पी लें। उस वक्त होगा जब बलगम की ज्यादती होगी। हाँ। अगर इसमें HCl बढ़ा हुआ है, यानी आप तो उसका ये फायदा नहीं देगी बल्कि इसको और बढ़ा देगी। गोल वाली जी। जैसे ये लौंग, 3 चीजें बराबर वजन में लीजिए, और चाय वाली आधी चम्मच का कहवा बनाइए और उसको पी लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो अलामत होती है दूसरा ये है कि जब मैदे के अंदर जैसे बताया HCl पर हाजमा करे, लेकिन अगर हमने बहुत सारी चटपटी चीजें खा ली, फास्ट फूड हमने ले लिया, सुबह अंडे फ्राई करके खाने शुरू कर दिए, गोश्त भून के खाना शुरू कर दिया, चने करारे खाने शुरू कर दिए, अचार वगैरह खाने शुरू कर दिए, तो नतीजा क्या होगा, तुलसी बहुत बढ़ गई। सर रुक जाए, अब ये खाने शुरू कर दिए, खाने तो दें, थोड़ी सी ब्रेक ले लें, मजा आ रहा है, अचार अच्छा है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। ये हकीम इसहाक साहब हमारे पास मौजूद है और हमें मैदे के हिसाब से बता रहे हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं उनके लिए कौन कौन सी ट्रीटमेंट होती हैं। तो यहाँ पे रेमेडीज़ बता रहे हैं, एक बता चुके हैं, हम दूसरी जो आप बता रहे थे वो किस हिसाब की? जब आपके मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाएगी तो नतीजा क्या, आप नब्ज़ सबसे पहले देखेंगे तो क्या होगा, नब्ज़ आप देखेंगे, नब्ज़ हवा से भरी होगी, आप हाथ रखेंगे तो नब्ज़ बाउंड करेगी आपकी उंगली को और बड़ी पावरफुल होगी, चारों उंगलियां तक आएगी और ताकतवर होगी। पेट में हवा भरेगी
और निकलने का नाम नहीं लेगी। दिल करेगा किसी तरह हवा खारिज हो जाए, डिकार आ जाए, किसी वजह से डिस्चार्ज हो जाए, नहीं होगी और पेट हवा की तरह ढोल बम की तरह भर जाएगा। जबान में क्या होगा, दरमियान से वाइट होगी, किनारों से बिल्कुल जो है रेड कलर की होगी। आंखें देखेंगे इस पेशेंट की तो आपको बिल्कुल उसमें जब धुंधला सा यानी मिट्याली सी आंखें होंगी, शफाफ नहीं होंगी। मज़ीद जब आप देख उसके मुंह का जायका पूछेंगे, वो कहेंगे मेरा मुंह का जायका तुर्श रहता है, खट्टा रहता है। और ऐसे मरीज़ का जो है वो इनमें तेज़ाबियत बढ़ गई होती है, इनमें HCl बढ़ गया होता है, इसके अंदर कैल्शियम बढ़ गया होता है, इसमें खून का लेवल, खून की नालियाँ तंग हो रही होती हैं। यही मरीज़ बाद में चल के प्रॉपर इलाज ना करें तो ये पेशेंट हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं। ये पेशेंट जो है बात इतनी इनके अंदर कब्ज़ हो जाती है कि ये लोग चल के आगे बवासीर के पेशेंट हो जाते हैं। इसलिए इसके लिए क्या करना है, जब आपके जिस्म में ठंडक बढ़ जाए, सर्दी और खुश्की बढ़ जाए, तेज़ाबियत बढ़ जाए, तो खुदारा ऐसा ना कीजिएगा कि ठंडे दूध पीना शुरू कर दें, लो जी जलन ख़त्म होगी, तेज़ाबियत ख़त्म होगी। नहीं, यहाँ हरारत चाहिए, आपकी बॉडी को हरारत चाहिए। आपके बॉडी के अंदर थोड़ा सा, सर वो दूध सोडा पी सकते हैं? नहीं पिएंगे, उससे वक्ती तौर पे आपकी स्थिति डाउन हुई, बट आपके स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हरारत पैदा कर दें मैदे के अंदर तो ये सारे सिम्टम क्लियर हो जाएंगे। और एक ऐसा नुस्खा जो मैं 35 साल से यूज करवाता हूँ और मनों के हिसाब से इस्तेमाल करवाया, हाजमे का बेहतरीन नुस्खा है। वो क्या है? और वो उसके अज्जा में आपको बताता हूँ। यह अज्जा बराबर वजन में लेने हैं। आपने लेना है पुदीना, खुश्क मिलेगा पंसारी से। दूसरा आपने लेना है रेवंद खताई। रेवंद खताई ये भी जड़ी बूटी होती है। दूसरी ये लेनी है। तीसरी आपने लेना है सुंड लेना है, ये खुश्क अदरक होता है। चौथी चीज़ आपने लेनी है ये गंधक आंवला सार। ये वो गंधक है जो एडिबल है, जो खाई जा सकती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और उन लोगों के लिए खास में बेहतर है जिनके मैदे में एसिडिटी है, जिनका ब्लड का पीएच लेवल लो चला गया है। इसके बाद आपने इसमें ये चख सकते हैं? नहीं, ये नहीं चखेंगे क्यों? आपने कहा नहीं, आप खा सकते हैं, बट इसका टेस्ट कुछ नहीं है, ये टेस्टलेस है। देखो ना, पहली मर्तबा जिंदगी में देखिए येलो कलर की गंधक आंवला सा। गंधक आंवला। फिर आपने इसमें डालना है नमक, सोडियम क्लोराइड। ये आपने लेना है, ये हमारा जो खेड़ा नमक है, ये लाहौरी नमक है, वो ही लेना है आपने, कोई और समुद्री नमक या कुछ और नहीं लेना, ये लेना है। इतना पीस खा लो? नहीं, थोड़ा सा जस्ट टेस्ट कर ली, टेस्ट तो है ही नहीं इसका। और इसके साथ आपने लेना है ये सोडा बाइकार्ब, जिसे मीठा सोडा कहते हैं। इसमें आप फिर डालेंगे नुशादा ठिकरी कहते हैं इसको। इसके साथ आपने डालना है इसमें मग्गा, ये भी लॉन्ग पेपर है, काली मिर्च की एक नस्ल होती है, इसको ये डालना है। फिर आप इसमें डालेंगे सौंफ, ये अच्छी वाली लेनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। और फिर आप इसमें डालेंगे काली मिर्च। तो ये नुस्खा जो है बराबर वजन में सारे अज्जा, अच्छी तरह इसे नोट कर लीजिए। जिन लोगों को खाना खाने के फ़ौरन बाद पेट में हवा भर जाती है और हवा पेट ये ढोल की तरह कस जाता है, वो खारिज नहीं होता। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, खून की नालियाँ तंग होने की वजह से जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, उनको ये नमक नुकसान नहीं देता। लेकिन फिर भी एहतियात कीजिए, अगर नमक नहीं अगर जाए तो आप नमक निकाल लीजिए, लेकिन अपने मिजाज को ज़रूर देखिए। तेज़ाबियत वाले मरीज़ के लिए नुस्खा हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। सर और कौन से ऐसे मसाइल होते हैं मैदे के जो आपको लगता है? मैदे का एक मसला होता है, कुछ लोगों को खाना खाया, इजी खाना खा लिया, लेकिन 1.5 घंटा गुजरा तो उनके मैदे के अंदर गैस बनना शुरू हो गई। अब वो गैस बनती भी है और खारिज भी होती है। पहले में मैंने कहा कि गैस बनेगी और खारिज नहीं होगी। अब मैं बता रहा हूँ, खाना खाया उसके 1.5 घंटे के बाद गैस बनी। अब वो गैस बन भी रही है, डिकार भी आ रहा है, वैसे भी पास हो रही है, लेकिन ख़त्म नहीं होती, बनती चली जाती है। खारिज और मरीज़ किसी महफिल में नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब है इसके मैदे के अंदर गर्मी की ज़्यादती हो गई है। पहले मैंने बताया रतूबत की ज़्यादती, फिर मैंने बताया यहाँ पर खुश्की और तेज़ाबियत की ज़्यादती, और तीसरा बता रहा हूँ कि जब आपके मैदे के अंदर हरारत की ज़्यादती, सफरा की ज़्यादती, गर्मी खुश्की बढ़ जाती है, तो फिर आपने कौन सा नुस्खा लेना है। इस मरीज़ का ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है। अच्छा, मैं ये नुस्खा भी बता जी। हाँ। जिनको हरारत ज़्यादा होती है, उनके खून की नालियाँ के जो अंदर ल्यूमेन होता है, सोजिश की वजह से तंग होता है, हमने सोजिश को उतारना है, मैदे की सोजिश को उतारना है, तो ये ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर हरारत की वजह से रतूबात खुश्क हो रही होती हैं, हमें यहाँ रतूबात पैदा करने वाली दवाइयाँ देनी है। तो उसमें हमने क्या देना है,
हमने सबसे पहले लेना है जीरा सफ़ेद, दूसरे नंबर पर हम लेना है तुख्मे कासनी, ये कासनी के बीज होते हैं, इसी नाम पे मिलेंगे। तीसरे नंबर पर हम लेंगे यहाँ पर ये है सोडा बाइकार्ब यानी मीठा सोडा। या चौथे नंबर पे हम लेंगे कमल के फूल, ये गोले कमल इस नाम से पंसारी से मिलेगा। ये जो कमल जो होता है उसी का फूल है, उसका फ्लावर है, ये ड्राई किया हुआ है। इसके साथ आप लेंगे गुलाब के फूल। उसके बाद आप लेंगे इसके अंदर ये धनिया, ये खुश्क धनिया अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा। फिर आप इसके साथ लेंगे ये जौखार, और लास्ट चीज़ जो है वो है कलमी शोरा, ये कमल का फूल है। ये सारी चीज़ें बराबर वजन में लेके अच्छी तरह साफ़ करके ग्राइंड कीजिए और पाउडर कर लीजिए। तो वो लोग जिनको खाना खाने के बाद पेट में गैस होती है और 1.5 घंटे बाद होगी, फ़ौरन नहीं होगी, और साथ ही खारिज होना शुरू हो जाती है, ऐसे मरीज़ का मुंह का ज़ायका या तो चरीरा होगा या नमकीन होगा। ऐसे मरीज़ की नब्ज़ जब देखेंगे तो ना तो वो हड्डी के साथ नीचे होगी, ना ऊपर बल्कि दरमियान में होगी, लंबी भी होगी, पतली भी होगी और तेज तेज चलेगी। इस मरीज़ के सबसे बड़ी पहचान क्या है? इस मरीज़ की ज़बान सुर्ख होगी, ऐसे जैसे आप बिल्कुल एक बोटी सुर्ख है उस तरह की होगी। इस मरीज़ को यूरिन जो है वो बार बार आएगा, थोड़ी मिकदार में आएगा, जलन के साथ आएगा, आंखें इसकी पीली होंगी, चेहरे पे हल्का सा सोजन इसकी होगी, और ये मरीज बहुत सेंसिटिव होता है, जरा जरा सी बात पे इरिटेट हो जाता है। अल्लाह देखें कितने मसले होते हैं। मैदा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक ब्रेक लेनी है अर्जेंट, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। तो ये जो उसकी और सिम्टम्स के साथ कोई दवाई बतानी हो मैदे के हिसाब से तो प्लीज जरूर बताएं। आज ये सारी मैदे की रहनुमाई आपने हमारी करनी है, इलाज करना है, ठीक है जी। अपने मैदे का खास ख्याल रखिए। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। इसाक साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा माशाल्लाह इतना इल्म है इनके पास। मैं ब्रेक पे भी जब चली जाती हूँ तो मैं इनके साथ सिर्फ चीज़ों के बारे में जो है ना इल्म हासिल कर रही होती हूँ, और ये इल्म आपके पास होना चाहिए। हर इंसान हासिल कर सकता है, थोड़ा बहुत तो कर सकता है। देखिए कितनी डिटेल में जाके हम अपने प्रोग्राम में आपको समझा रहे होते हैं कि कौन कौन से साइंस और सिम्टम्स होते हैं आपकी बॉडी में, जिस तरीके से आपको पता चल सके कि किस मर्ज का कैसा इलाज है। अब मैदे के ही हिसाब से इन्होंने अब यहाँ पर कितने सिम्टम्स वाले मैदे के जो है ना अमराज यहाँ पे बता दिए आपको, मगर हम भी अगर जो बाहर कहीं देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, और या फिर हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, एक चूरन बना के एक साहब जो है वो बेच रहे होते हैं और वो कहते हैं मैदे के लिए सबसे बेस्ट है। भाई मैदे के लिए एक चूरन कैसे हो सकती है? इतने डिफरेंट शेड है। सर क्या कहेंगे इस बारे में? ये इसीलिए तो तिब का बेड़ा गर्क हो गया ना। जब हमने मरीज की तशखीस नहीं की, क्या उसके अंदर अल्कली बढ़ गई थी, क्या उसके अंदर एसिड बढ़ गया था, क्या उसके अंदर सोडियम बढ़ गया था, किस मरीज को क्या प्रॉब्लम थी, उसका नुस्खा उसके मिजाज और नब्ज से तशखीस करने के बाद तजवीज़ करेंगे। तो फिर सारे जिंदगी हाजमे के चूरन नहीं खाने पड़ेंगे, चंद दिन दवाई खाएं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपने तो आपने मर्ज का इलाज कर दिया, मसले बता दिए। एक मैदे को लेके कितने तरीके के बीमारी बता दी एग्जैक्टली। इससे अभी हम बात करते हैं कि मैदे का अल्सर। मैंने देखा मेरे पास पेशेंट आते हैं कि वो बेचारे 10-10 साल 20-20 साल से मैदे के कैप्सूल खा रहे हैं। क्या होता है जी? मैदे में अल्सर है, ठीक नहीं हो रहा, इसलिए कि आपको पता ही नहीं है कि मैदे का अल्सर क्या होता है। मैदे का अल्सर वैसे होता क्या? मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मैदे में दो चीजें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। एक एसिड पैदा किया है, और वो एसिड चूंकि हम जो बोटी कच्ची भी खाते हैं उसको खा जाता है, गज़म गए, फिर हमारा मैदा क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा? कि अल्लाह ने वहाँ पर एक म्यूकोजल मेम्ब्रेन बनाई है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करती है, एक बलगमी मादा पैदा करती है जो अल्कलाइन इन नेचर होती है, जो उस एसिड को जो है स्टमक को डिस्टर्ब नहीं करने देती। लेकिन जब मैंने से पता है हम बाजार के खाने चटपटे खाने खाते जा रहे हैं और नतीजा क्या? एसिड बढ़ता जा रहा है और अल्कली कम होती जा रही है। एक वक्त आएगा यही एसिड आपके स्टमक को खाना शुरू कर देगा और स्टमक में जख्म कर देगा। इसको हम कहते हैं अल्सर। कभी ये खिजा की नाली में होगा, कभी ये मैदे में होगा, और कभी ये छोटी आंत में होगा, और कभी बड़ी आंत में अंदर भी हो सकता है। जब भी होगा तेजाबियत की ज़्यादती से होगा। अब हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमने अल्कली को पैदा भी करना है और हरारत को भी पैदा करना, दो चीज़ें साथ लेके चलेंगे ताकि तेजाबियत भी ख़त्म हो जाए और अल्कली जो कम होगी अब वो भी जो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए और एसिड की प्रोडक्शन टोटली तौर पे अंडर कंट्रोल हो जाए। उसको आप किस तरीके? उसके लिए हमारे पास बड़ा ही शानदार नुस्खा है। मैंने हज़ारों मरीजों पे इस्तेमाल करा, अल्हम्दुलिल्लाह
चंद दिनों के अंदर उनका अल्सर है वो बिल्कुल ठीक हो जाता वाह, है। माशाल्लाह। उसमें करना क्या है, एक तो लेना है आपने ये मलट्ठी, बड़ा सादा सा नुस्खा है। दूसरा लेना है आपने हल्दी। तीसरा लेना है आपने सौंफ, यानी हल्दी, मलट्ठी, सौंफ, 3 चीजें बराबर वजन में आपने लेनी है। चौथी चीज आपने लेनी है ये राल सफेद। अल्लाह ताला ने इस राल के अंदर ये क्वालिटी रखी है, जख्म जिस्म के बाहर हो या जख्म जिस्म के अंदर हो, किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, इतनी इंस्टेंटली ये जाके उस जख्म को हील अप करती है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपने देखा अक्सर लोगों के जल जाते हैं, तो इसी राल को तेल में मिक्स करके लगाने से वो जख्म ठीक हो जाते हैं। हम इसको खाने के लिए भी देते हैं, चाहे वो आंतों में जख्म हो रहा हो, चाहे खूनी पखाने आ रही हो, चाहे उल्टी के साथ खून आ रहा हो, तो आपने चौथी चीज़ इसमें ये डालनी है राल सफ़ेद, और 5वीं चीज़ इसमें गोंद कीकर। ये 5 चीज़ें लेके इसका मुरक्कब बना लीजिए, पाउडर कर लीजिए, और चाय वाली आधी चम्मच 3 टाइम खाना खाने से आधा घंटा पहले खाइए। लेकिन अब आपने ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो एसिड ज़्यादा पैदा करती हैं। अब आपने क्या खाना है, टिंडे, गाजर, मूली, शलजम, घिया, तोरी, दाल मूंग की, हल्की सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और कम मिकदार में ऑयल और हल्दी डालिए। ये इस्तेमाल कीजिए। चंद दिनों के अंदर मैदे का अल्सर और आंतों का अल्सर, अल्सराइटिस कोलाइटिस कहते हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कब्ज़ के बारे में। वो अलग प्रोग्राम में करेंगे, वो पूरा एक टॉपिक है। क्योंकि इतनी मेरी बहनें, आंटियाँ, जो जानने वाले कोई मैसेजेस जो मुझे करते हैं, उन्होंने मुझे ख़ास कहा है कि कब्ज़ के ऊपर एग्जैक्टली एक पूरा कंप्लीट शो करना है। क्यों होती है, पुरानी है, बीमारी है, तकलीफ में है। लोग कहते हैं कि कब्ज़ उम्मुल अमराज है। मैं कहता हूँ नहीं, कब्ज़ बेसिकली अलामात का मजमुआ है। आप अलामत देखें, मिजाज देखें, उसके मुताबिक दवा दें, कब्ज़ और बेदन डेज ठीक होते हैं। ये कौन सा सारी जिंदगी कब्ज़ की गोलियां खाते रहे और नुकसान करते रहे अपने स्टमक और आंतों का। बहुत मेरी बहनें, बहुत मेरे भाई ऐसे हैं जिनको शदीद तकलीफ है, और इसके ऊपर पूरा कंप्लीट शो करना है। आज मैदे के ऊपर आपने बहुत अच्छा शो दिया है, बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है जितने लोग भी सुन सके हैं, समझ सके हैं, इसको दोबारा जाके हमारे सोशल मीडिया पे रील सेव करके इसको रख लीजिए अपने पास, आपकी सारी ज़िंदगी काम आएगी। अपने मैदे का इलाज समझदार इंसान से करवाएं और समझदारी से करें, जिस तरीके से तरकीब आपको बताई गई है, और उसी तरीके से रेमेडीज़ इस्तेमाल कीजिए जिस तरीके से उन्होंने कहा है। और जो सिम्टम्स जिसमें मैदे के दिख रहे हैं किसी में, उस हिसाब से ही उस बीमारी को फॉलो करते हुए अपना इलाज कीजिए, जैसे कि यहाँ पे तरतीब में बताया। एक दवा सब मरीजों का इलाज नहीं हो सकता, बात समझ लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मैदे का खास ख्याल रखिएगा, है ना साहब? जी, खुदाफिज कह दें सबको। खुदाफिज। और मैं आपको ब्रेक के बाद मिलती हूँ। आयशा नासिर माहिर ग़िज़ाइयत मेरे साथ मौजूद है ऑन सेट, और आज हमने इनको इसलिए मदऊ किया है यहाँ पे ताकि हम इस पे बात कर सकें कि अभी जो रमज़ान शरीफ आ रहे हैं तो उस पर हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना। क्योंकि मोस्टली हमें अपने खाने पीने की समझ कुछ नहीं आती, बस हमें ये पता चलता है कि हमारी भूख क्या है और कितनी है और किस हद तक की है। प्यास लग रही है तो ओवर पानी पी पी के पेट को टैंकर बना लेंगे, ऐसे पानी पी रहे होते जैसे मछलियों को पानी डाल रहे हैं, ठीक है। और अगर खाना खा रहे होते तो ऐसे खा रहे होते कि जैसे आज से पहले तो हमने खाना कहीं देखा नहीं, दुनिया के सबसे बड़े भूखे हम ही हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस मिकदार में खाएँ, कब खाएँ, कैसे खाएँ। जाहिर सी बात एक सहरी है और मेन एक इफ्तारी है, उसके बीच में फिर जो सिलसिला है वो आपको पता है रोज़े का है। तो ये क्या सिनेरियो, क्या ग़िज़ाइयत में ऐसी कौन सी ताकतवर चीज़ें और ठंडी चीज़ें, क्योंकि गर्मियाँ भी होंगी, तो हम इन किन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे हमारी सेहत जो है फिट रहे, हमारी भूख भी जो है ठीक रहे और हमें ताकत भी रहे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, आज हम बात करेंगे रमज़ान की डाइट के ऊपर कि रमज़ान की डाइट में हम कौन सी ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं, स्पेशली जब हम राशन लाते हैं। राशन वो आता है जो रमज़ान के लिए स्पेशल हर घर में आता है और अलग होता है, आम रूटीन के राशनों से डिफरेंट होता है। अब इन राशनों में हमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो स्पेसिफिकली ज़रूर लेनी चाहिए और उनको इस्तेमाल करना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो रमज़ान के टाइम पे वो राशन में स्किप कर देनी चाहिए, फिर हम डाइट पे आते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम जो सबसे पहली चीज़ उठाते हैं वो शरबत है। बहुत ज़्यादा शरबत, और हर तरह का, बादामों का, इलायची का, लाल शरबत,
या खट्टा ऑरेंज वाला शरबत, सारे शरबत जो हैं वो आपने जितना हो सके अवॉइड करने हैं। हाँ, शुगर फ्री मशरूबात आ गए हुए हैं। शुगर फ्री आपको उतना नुकसान नहीं देगा जितना चीनी वाला शरबत। लाल शरबत भी आपको शुगर फ्री मिल जाएगा, आपको ऑरेंज खट्टा वाला शरबत भी शुगर फ्री मिल जाएगा। जो बादामों वाला शरबत है वो स्टीविया के साथ घर पे बनाया जा सकता है। रेसिपीज़ भरी पड़ी हैं, हर जगह पे अवेलेबल हैं। ताज़ा बनाएं या इवन बना के आप फ्रिज में हफ्ते के लिए रख भी सकते हैं, मगर स्टीविया के साथ बनाएं उसको। अच्छा। तो पहली गलती तो ये मशरूबात वाली होती है। दूसरी होती है ये जो हम बहुत ज़्यादा सॉस, केचप, सहरी है तो कबाब खाने हैं उसके ऊपर हमने केचप बहुत ज़्यादा डाल देनी है। अफ्तारी है तो उसमें रोल समोसे तो चलो ठीक है, वो हम पे फ़र्ज़ ही हैं रोज़ों में, हमने समझा तो यही हुआ है। रोज़े हमारे इनकम्प्लीट हैं रोल समोसों के बगैर। तो उसके साथ जो सॉस, एक तो वो खुद कहीं ना कहीं एक जंक फूड में आ जाता है, उसके साथ हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं जी सॉस का, केचप का, उसका इस्तेमाल जो है वो आपने कम से कम करना है। अच्छा। चीज़ का इस्तेमाल, बिकॉज हमारे यहाँ अगर हम रोल बना रहे हैं उसके अंदर चीज़ भी डाल दिया, उसके अंदर नूडल्स भी डाल दिए। मैं ये नहीं कह रही आप रोल्स ना बनाएं, आप सब्जियां ज़्यादा डाल के रोल्स बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो लवाजमात हम डालते हैं ना उनका इस्तेमाल कम से कम करें। जितनी हम कैलोरीज को कम रखेंगे उतना ज़्यादा। ये जो रोल्स वगैरह बनाते हैं उसमें मोज़रेला और ये वाली चीज़ वगैरह ये इस्तेमाल कम ना से कर- कम, अच्छा। ये यही वो चीज़ है जो हिडन कैलोरीज है। कॉटेज चीज़ भी नहीं। देखिए फिज़ा, या तो आप अपनी कैलोरीज को बहुत अच्छा बैलेंस करें। अगर आप नहीं कर सकते तो ये जो हम रोल्स के अंदर या समोसों के अंदर कॉटेज चीज़, अब हमने खा लिया, हमने अपने नज़दीक 2 रोल या समोसे खाए हैं, अभी खाना खाना है हमने, लेकिन वो जो 2 रोल या समोसे थे उनमें चीज़ भी भर दिया, नूडल्स भी भर दिया, आपके खाने कंप्लीट हो गया आपका। आप डिनर नहीं कर सकते। बट द थिंग इज़ कि हमें रात 10-11 बजे भूख लगती है, आपको भी लगती है, मुझे भी लगती है। उस टाइम पे अब हमें खाना भी चाहिए, खाना नहीं तो जो लेफ्ट ओवर्स हैं वो चाहिए। इतने लोगों को मैंने देखा है कि रमज़ान के एंड पे 5-6 किलो वेट बढ़ जाता है उनका। रिड्यूस तो क्या ही होना है, आप 2 खाने खा रहे हैं और 2 खाने खा के कैसे वेट आपका जो है वो 5-6 किलो बढ़ गया। वो इन्हीं हिडन कैलोरीज की वजह से होता है जो हम गलतियां कर रहे होते हैं। बाकी दही भल्ले वगैरह वो हमारा हक है। मैं ये नहीं कहती कि गरीब बंदा या आम बंदा, मेरे जैसा बंदा, हम अपने आप को स्टार्व करें। अगर हमें पसंद है दही भल्ले हम ज़रूर खाएं, लेकिन फुल्कियाँ या जो भलियाँ हैं वो कम डाल लें। दही हेल्दी चीज़ है, वो ज़रा ज़्यादा डाल लें। कच्ची सब्जियाँ, प्याज, टमाटर वगैरह वो ज़रा ज़्यादा डाल दें। भलियाँ अनहेल्दी हैं, तो ये तो हम बाजार में खरीद के लाते हैं, भलियाँ तो कम लाएं। मैं मना तो नहीं कर ले आए रमजान में, मगर इस मिकदार में नहीं कि रोज़ रूटीन में ये बन रही हैं। एग्जैक्टली। और अगर डाल भी रहे हैं ना, एज ए सेड, आप उसमें दही ज़्यादा डालें, आप उसमें उबले चने डाल दें, आप उसके अंदर सलाद ज़्यादा डाल दें। भलियाँ या जो भल्ला है या फुल्कियाँ जिसको हम कहते हैं वो आपने बड़े जो होते हैं, दही बड़े, वो कम से कम रखें। एक बंदे के लिए हाफ कप मोर देन इनफ है, वो भी सोक होने के बाद, फूलने के बाद वो हाफ कप हो पर डे। अगर आप ये ले रहे हैं तो फिर आप चना चाट ना लें, मतलब दिन में एक ही चीज़ है नाम। चना ठीक है, चना चाट अच्छी चीज़ है, उसमें तो प्याज, टमाटर, लोग खीरा भी डाल देते हैं, कैबेज भी डाल देते हैं, फिर दही भी होता है कुछ में, कुछ खट्टा भी डालते हैं, इमली का पानी भी डालते हैं, नींबू भी डालते हैं। कुछ भी बुरा नहीं है इसके अंदर। अच्छा। इमली की चटनी जो लोग डालते हैं वो स्टीविया के साथ आप बना लें। अच्छा। चना चाट बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि वो अच्छी चीज़ है फिजा, क्योंकि हमसे रोज़ों में सलाद नहीं खाया जाता। अब रोज़ा खोल के कौन सलाद का इस्तेमाल करे, तो उस केस में आप चना चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर का अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। चटपटी मिर्च मसाले डाल के जो फ्रूट चाट बनाते हैं जिसमें बड़ा ज़्यादा वो चटखारेदार खटाई भी डाल देंगे, चाट मसाला भी डाल देंगे, गरम मसाले पाउडर भी, लाल मिर्चों के भी दुकान, चीनी भी डाल देंगे फिर उसमें। हाँ, और क्रीम भी डाल देंगे, क्रीम भी डाल देंगे। तो ये गलत है। आप हेल्दी चीज़ें डालें। और फ्रूट तो इटसेल्फ बहुत मीठा होता है, आपने उसको क्या ही, मुझे तो फ्रूट भी एक डिज़र्ट लगता है। अपनी आदतें थोड़ी सी मॉडिफाई करें, थोड़ी सी अपनी आदतें जो है वो बदलना शुरू करें। आप फ्रूट खाएं, लेकिन फ्रूट के ऊपर जैसे हम किन्नू निचोड़ देते हैं, अब वो हमने एमी कैलोरीज ऐड कर दी। फ्रूट आप वैसे खाएं, वो मीठी चीज़ है, खा के अच्छा लगता है। हम उसके ऊपर या तो वो कोई शरबत डाल देते हैं, बने बनाए जो शरबत आते हैं वो डाल दिया, फ़लाँ जूस हम उसके ऊपर ज़रूर डाल देते हैं, किसी एक सर्टन ब्रांड का मैंगो जूस या ऑरेंज जूस हम ज़रूर डालते हैं, फिर उसके ऊपर नमक डाल के लेते हैं। लोग रोज़ों में भी चाय के अंदर नमक डाल के लेते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदे से कहीं ज़्यादा फिर नुकसान देती कुछ हैं। लोग पीते हैं नमक वाली चाय, नमक डाल के, चीनी भी डालेंगे मगर उसमें नमक भी डालेंगे। नमक भी होना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपको डिहाइड्रेशन भी करेंगी, जो आपका वेट भी बढ़ाएंगी, जो आपको फिर वो जलन जो शुरू हो जाती है रोज़ा खोल के। अच्छा, ये जो दूध सोडा का कॉन्सेप्ट है, बड़े गौर से सुनिएगा। मैं जब कराची में रहती थी वहाँ ये चीज़ें नहीं थी, वहाँ पे लस्सी वगैरह पिलाते हैं रोज़ा खोल के ना, ये ज़्यादा मैंने देखा है। लाल पीला शरबत सब पीते हैं मगर ज़्यादा लस्सी वस्सी का ट्रेंड है। लाहौर में जब आई तो मैंने यहाँ पे देखा दूध में सोडा मिक्स करके पीते हैं, आपको पता है। फिर उसमें लाल शरबत भी डालेंगे या फिर हरा शरबत भी डालेंगे, कोई ऐसी शरबत भी डाल के उसका रंगत भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये जो दूध के अंदर जो सोडा मिक्स करते हैं हम लोग, इज़ दैट हेल्दी? ये सही एक फार्मूला सही है?
नहीं, सही तो नहीं है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये इस्तेमाल करने से फलां बीमारी हो जाएगी, वो भी गलत है। 1 महीने की हम बात कर रहे हैं, यानी रोज़ों की। मगर फायदा क्या है दूध सोडे का? दूध सोडे का जो पूरी दुनिया लगी होती है रमजान में, दूध सोडे का फायदा क्या है? कि तो दूध सोडा पियो, लोग अपना अलग से जग बना के रख लेते हैं, छोटा जग रखा होता है ना, हाँ। कि ये रोजे में अलग से बच्चा बैठा हुआ मेरा दूध सोडा है। हाँ, इसका फ़ायदा ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जितना हम डरा देते हैं, मुझे इस बात पे ना फिज़ा बड़ी गालियाँ पड़ती हैं। हर साल मैं रमज़ान में ना गालियाँ खा रही होती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ अगर आपको दूध सोडा पीना है आप पी लें, लेकिन उसमें एक तो डाइट सोडा डालें और दूसरा कम से कम डालें। तो लोग कहते हैं आपको तो डाइट सोडा के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता, आपको तो यही नहीं पता। आप 1 गिलास अगर पीना चाहते हैं, वो जो हम उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे होते हैं, लाल शरबत पी रहे हैं, ये जो ग्रीन वाली बोतल हम दूध में डाल के पी रहे हैं, या जो हम बाकी चीज़ें दूध के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उसकी निस्बत ये इतना बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है कि हम अपने क्लाइंट्स को डिप्राइव ही करते हैं उससे। डिप्राइव होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है। अब इस बात का मतलब ये है कि रमज़ान के तो चलें 29-30 दिन हम इसको कर लें, और दिन में 1 गिलास, यानी अफ्तारी में 1 गिलास आप दूध सोडा पिएं, ये नहीं कि पूरा जग आपने बना के पी लिया। उसके बाद आपने इसको परमानेंट आदत नहीं बनानी। कई घरों में रात को सोने से पहले दूध सोडा पीते हैं, वो बुरी चीज़ है। दूध को क्या ये कोई गैस पैदा करती है? क्या ये कोई डाइजेस्टिव सिस्टम को कोई आराम देती है? क्या करती है ये? कोई नुकसान, उसका फायदा मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही फिक्र। अच्छा, दूध क्यों है ये फॉर्मूला? सिर्फ आपको एक वाव फैक्टर देता है। वो जो सोडा है, आप आम रूटीन में भी आपको प्यास लगी हुई हो, हम एकदम गैस वाली जो बोतल पीते हैं, हमें बड़ा सुकून आ जाता है, प्यास नहीं बुझती, लेकिन हमें सुकून बड़ा आ जाता है। एक वाव फैक्टर होता है जो हमें फौरन ही मिल जाता है। बस वो वाव फैक्टर ही आपको दे रहा है, ना वो गैस के लिए अच्छा। बल्कि मैंने पेशेंट्स को कहते सुना, हमें गैस हो जाए, हम दूध सोडा पीते हैं, उससे गैस का इशू बढ़ जाएगा, गैस्ट्रिक इशू बढ़ेगा, उससे कम नहीं होना। दूध खुद भी गैस बढ़ाता है, दही बेहतर ऑप्शन है अगर आपको गैस का मसला है, और बोतलें भी गैस का मसला बढ़ाती हैं, स्टमक के लिए भी बुरी हैं ये चीज़ें। ओवरऑल ये हेल्दी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि अगर आप 29-30 दिन 1 गिलास पी लेते हैं, तो डिप्राइव फील करने से बेहतर आप 1 गिलास पी लें। रोज़ पी सकते हैं? रोज़ पी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी निस्बत कोई लेमनेड विद स्टीविया ले लेते हैं तो वो बेहतर ऑप्शन है। सत्तू पी सकते हैं ना? सत्तू आप पी सकते हैं अगर आपकी अभी तो गर्मियाँ भी थोड़ा मौसम, अब कौन सी सर्दियाँ रहेंगी रमजान में? बिल्कुल, सत्तू भी अच्छी चीज़ है। अच्छा। वही बात, उसमें चूंकि जौ डलता है, उसमें चूंकि गुड़ डलता है, तो आपने उसकी शक्कर की एंड जौ की कैलोरीज मैनेज करके चलना है, ताकि ये ना हो कि आपने सत्तू का जग पी लिया, ऊपर से आपने रोटी भी खा लिया, सहरी में पराठा भी खा लिया, वो कार्ब्स इतने ज़्यादा है कि इवेंचुअली हमारा वेट गेन होना शुरू। क्योंकि देखिए मैं ये भी चीज़ लोगों तक इस तरह से ज़रूर बताना चाहूँगी, मगर वो मैं चाहूँगी ब्रेक के बाद आप इलैबोरेट करें। रमज़ान शरीफ में अब इबादत का भी सिलसिला आपको पता है आम दिनों से ज़्यादा हो जाता है, एक प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है लोगों की। अब इसमें जब नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं लोग, तो वो पढ़ते पढ़ते लोगों को धुल्ला धुल्ला दिखना शुरू हो जाता है, और कमज़ोरी का आलम ये होता है, तो वो कुरान पाक सही पढ़ नहीं पाते। दूसरा फिर जब नमाज़ पढ़ते तो नमाज में भी लथार्जिक, थकावट बहुत ज़्यादा उनको तंग कर, तो वो ग़िज़ाएँ भी कुछ बता दें जिससे हमारा एनर्जी सोर्स अच्छा रहे रमज़ान के दिनों में, ब्रेक के बाद। बैक यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हम जो अभी रमज़ान शरीफ की डाइट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और मैं ये पूछ रही थी कि जो लथार्जिक हो जाते हैं हम लोग, थोड़ा कमज़ोर फील करते हैं क्योंकि रोज़ा रख रहे होते हैं, तो या तो नींद के झोंके बहुत आ रहे होते हैं, ख़ासतौर पे नमाज के टाइम पे, कुरान पाक पढ़ने के टाइम पे, इबादत के टाइम पे, और एक्स्ट्रा काम काज होते कुछ नहीं है। मोस्टली लोग इसी वजह से इबादत भी अगर कुछ कमज़ोरी हो तो सही नहीं कर पाएंगे, सोते रहेंगे और बस रोज़ा खोलने के लिए उठ जाएंगे। लेथार्जिक ना हो बंदा, कोई ऐसी डाइट में कोई एडिशन आप बता दें तो। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपकी ये कैफियत होती है कि आपके लिए नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल है, तो ये परेशानी की बात है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ की कमी है। विटामिन डी का टेस्ट कराएं, रोज़ों से पहले करा लें। सीरम फेरिटिन का टेस्ट कराएं। सीरम फेरिटिन का टेस्ट कराएं। अपना आयरन का टेस्ट। फेरिटिन क्या है एग्जैक्ट? फेरिटिन ये है कि आपके पास रिजर्व में कितना आयरन है। एक तो एचपी है ना कि आपके पास ब्लड में कितना ब्लड में, हाँ, लेकिन एक होता है रिजर्व में, हमारी बॉडी के पास रिजर्व में भी आयरन पड़ा होता है। और फेरिटिन ये है कि अगर वो भी लो हो तो पेशेंट लेथार्जिक फील कर सकता है। अच्छा। एंड फिर हमारे पास आ जाता है विटामिन डी का टेस्ट। विटामिन डी की कमी पूरे एशिया को होती है, एंड उसकी कमी से भी हम आम रूटीन में इसलिए चलते फिरते रहते हैं कि जी हम आम रूटीन में थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खा रहे होते हैं, बट जैसे ही हम रोजे की हालत में जाते हैं लेथार्जी होना बढ़ जाता है, बिकॉज आपको किसी न्यूट्रिएंट की कमी हुई होती है। हम उसको सॉर्ट आउट नहीं करते, हम और दबा के खाते हैं। तो पहले ही अपने 3-4 टेस्ट करा लें, एंड फिर हम सहरी की तरफ अगर आएँ, हम लोगों को लगता है कि पराठा खाना बहुत बुरी बात है। आप पराठे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरी चीज़ नहीं है, मॉडरेशन सीखें।
जौ और गंदम या मल्टीग्रेन रोटी का आप पराठा बनाएं, उसमें 2 चाय के चम्मच ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है उसको पराठे की शक्ल देने में। अगर आप पराठा खाएंगे तो फैट, ऑलिव ऑयल के साथ उसको सेक के खा सकते हैं, देसी घी के साथ खा सकते हैं। देसी घी भी बुरी ऑप्शन नहीं है, मक्खन, 2 देसी चाय के मक्खन के चम्मच साथ देसी भी? घी या मक्खन का इस्तेमाल किया जा सकता उसको है, भी पराठे के साथ लिया जा सकता है। 2 चाय के चम्मच होना चाहिए। और पराठे का फ़ायदा ये होता है कि ऑयल ज़रा ना हजम होते हुए टाइम लगाता है। रोटी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ज़रा जल्दी हजम हो जाते हैं, ऑयल ज़रा फीलिंग ऑफ फुलनेस आपको काफ़ी देर तक दे देता है। उसके साथ आप प्रोटीन लें। अब प्रोटीन हम बहुत कम ले रहे होते हैं रोज़ों में। अंडों का इस्तेमाल कर लिया या कीमे का इस्तेमाल कर लिया या कबाब का इस्तेमाल कर लिया या कोई दाल ले ली, प्रोटीन लेंगे तो पेट भरेगा। हम क्या करते हैं, हम पराठा दही के साथ खा लेते हैं। दही में प्रोटीन है मगर बहुत कम मिकदार में, जिससे फिर हमें थोड़ी देर बाद या तो वो भूख लगने लग जाती है या हमारा आयरन लेवल इवेंचुअली लो होना। मगर कुछ लोगों को सुबह सुबह एसिडिटी भी तो होती है, तो रात का बचा हुआ सालन अगर खा रहे हैं तो फिर या तो सालन ऐसा बनाए जिसमें लाल मिर्चें वगैरह ना डालें, लाल मिर्चें कम और स्पाइस दही के गरम साथ। मसाले ज़्यादा ना डालें, है ना। आप सालन लें लेकिन दही भी लेना है साथ, ताकि ओके। आपको एसिडिटी भी ना हो। और दही जो है, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध या दही, ये फौरन पानी रिलीज नहीं करते, ये आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में हजम होते हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता फिर वाटर रिलीज करते हैं, जिससे आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रहती है एंड आपको आपकी हाइड्रेशन भी मेंटेन रहती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी पराठा या रोटी हो गई, साथ में प्रोटीन यानी अंडा, कबाब या कीमा या दाल हो गई, और साथ में दूध या दही। अब आपके पास एक पाव दूध या दही की ऑप्शन है, आप बेशक उसकी लस्सी बना लें, बेशक ये दूध या दही अलहदा से खा लें। बेहतर तो ये है कि दूध या दही का सादा इस्तेमाल किया जाए, बिकॉज जब हम लस्सी बनाते हैं नमक डालने से भी डिहाइड्रेशन होगी, चीनी डालने के भी कोई फ़वायद नहीं है। तो दूध या दही वैसे, और साथ में नट्स भी ज़रूर लें। चाय पी सकते हैं सहरी में? चाय, क्योंकि मैं खुद चाय की आदी हूँ, अगर मैं आपको साइंस की बात बताऊँ तो आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय डिहाइड्रेशन करती है, लेकिन मैं खुद एक चाय एडिक्ट हूँ। अगर मैं चाय ना पीऊँ फिज़ा, वही बात कि फिर जब आप काम करने लगते हो, जब आप नमाज़ पढ़ने लगते हो, सर में माइग्रेन ही नहीं ख़त्म हो रहा होता। इस केस में आप चाय ज़रूर पी तो अब लें। चाय जैसे डिहाइड्रेट करती है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए जो दही भी हम खा रहे हैं, तो क्या उसका निज़ाम ठीक रह सकता है? देखिए, या हाइड्रेशन, चाय और दही जाके पेट में फट तो नहीं जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा। ऐसा नहीं होता। चाय और दही कॉम्बिनेशन कुछ नहीं कहता आपको। लोग दूध और दही इकट्ठा मिक्स करके स्मूदीज़ भी बनाते हैं, तो वो परेशानी की बात नहीं है। आइडियली ये होना चाहिए कि आप अफ्तारी से सहरी के दरमियान में पानी पीते रहें। हाइड्रेशन एक स्टेट होती है, वो ये नहीं कि आपको सहरी की अजान की आवाज़ सुनाई दी, आपने ज़्यादा सारा पानी पी लिया, आप हाइड्रेटेड हो गए। नहीं, अफ्तारी से सहरी तक थोड़ा थोड़ा पानी पिए, ताकि अगर आप चाय का एक कप ले भी लेते हैं तो इतनी डिहाइड्रेशन ना हो कि आपके लिए दिन गुजारना जो है वो मुश्किल हो जाए। वैसे भी चाय का कप उस हद तक डिहाइड्रेशन आपको नहीं दे सकता। चाय आप पिए एंड साथ में नट्स भी ज़रूर लें, हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स सुबह? हाँ, सहरी में। ये भी बड़ी फीलिंग ऑफ फुलनेस देंगे, आपका दिन ज़रा अच्छा गुजर जाएगा। अच्छा। अगर आपको सहरी में, हाँ और बताइए। कोई चीज़ ऐसी चीज़ जिससे प्यास कम लगे बस? दूध दही, एज आई सेड, के दूध दही जो है डेयरी प्रोडक्ट्स, वो फौरन वाटर रिलीज नहीं करते, वो आहिस्ता आहिस्ता वाटर, लस्सी फॉर्म में भी? लस्सी फॉर्म में भी। Okay. बेहतर ये है कि उनको ओन इट्स ओन लिया जाए, उसकी लस्सी ना बनाई जाए। लेकिन अगर आपको वैसे नहीं पीना, आपको लस्सी ही बना के पीनी है, तो कोई हर्ज नहीं चिया है। सीड, वो अफ्तारी में जाना चाहिए, वो अफ्तारी में लेके शिफ्ट जाएं। करना है अफ्तारी में। हाँ, सहरी में नहीं रखना। नहीं। ओके। वैसे सहरी में अगर नट्स ना लें, नट्स रख लिया ना, ओमेगा 6 हमने रख लिया वहाँ पे, ठीक। अगर आपको वहाँ पे ये नट्स वगैरह नहीं, सॉरी, हमने ओमेगा 3 रख लिया वहाँ पे, अगर आपको नट्स नहीं लेने तो उसकी जगह आप चिया सीड्स ले सकते हैं। बेहतर ऑप्शन चिया सीड्स या तुख मलंगा वगैरह अफ्तारी में है कि आप अपनी ड्रिंक में ये शामिल करें, ताकि वो जो हम खाने पे टूट पड़ते हैं ना, वो वाली आपकी चीज़ ज़रा कम हो जाए। आप अपने मशरूब के अंदर जो भी आपने मशरूब उसमें चूज़ तो किया, मलंगा या ये सब कुछ करके, और चिया इसबगोल भी हम शाम के टाइम पे ले सकते इसबगोल खाने के फ़ौरन साथ ना लें, ये न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन रोकेगा। इसको कोई 8-9 बजे या तरावी से वापस आके उस टाइम के लिए रखें। हैं। खाने से पहले नहीं? अफ्तारी से पहले तो हम फिजा ले भी नहीं सकेंगे। नहीं, अफ्तारी वैसे की- मैं कही थी कि जैसे अगर हमने प्रॉपर कोई इफ्तारी के बाद खाना खाना है, मील लेनी है, तो उससे पहले ले सकते हैं? उससे पहले ले कि थोड़ी सकते हैं। फुलनेस भी आ जाए, खाना भी कम खाएं। अगर ऐसा आपने होता है? चिया सीड्स नहीं लिए तो फिर आप इसबगोल जो है वो खाने से पहले बिल्कुल ले लें। ओके। 2 चाय के चम्मच इसबगोल पानी में घोल क्योंकि कर फुल पी ऑफ लिया। फाइबर है, तो पेट थोड़ा सा भरा भरा लगेगा, तो खाना ज़्यादा फिर मुझे लगता है पेट भर के नहीं खाएंगे अगर हम खाने से आधा घंटा पहले पी लें। बिल्कुल ठीक है, सही है टाइम डेफिनेटली कर इस तरह, सकते है ना? हैं, डेफिनेटली ओके, कर एंड सकते इट्स हैं। गुड, डेली बेसिस पे लिया जा सकता है अगर इसबगोल घुटने, भी? हाँ, अगर घुटने का कोई मसला नहीं है तो फिर लिया जा सकता है। कुछ लोगों को घुटने के मसले में नहीं लेना? हाँ, ओके। कुछ लोगों को इसबगोल के इस्तेमाल से घुटने की दर्द शुरू हो जाती है, उस केस में इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा। बाकी अगर आपको कोई भी मसला, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं, कोई भी दवाई खा रहे हैं, वो इसबगोल के साथ नहीं खानी। वो फिर इसबगोल उसकी एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। वो कोई भी मल्टी वाइटामिन है, वो आपकी कोई ब्लड प्रेशर की दवाई है, वो कोई शुगर की दवाई है, वो इसबगोल वाले पानी के साथ आपने नहीं और लेनी। जो खजूर है उसका इस्तेमाल कितना किया जा सकता है? खजूरें एक ऐसी
ऐसी चीज़ है, हम उससे बहुत डरते हैं। हमें लगता है खजूरों का इस्तेमाल करेंगे तो पता नहीं हमारा वेट कितना बढ़ जाएगा। वही जो हम उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं अफ्तारी के नाम पे, वो छोड़ें। खजूरों का तो इस्तेमाल आप 5 से 6 खजूरें भी खा लेंगे, वो आपको पोटेशियम देंगी, फाइबर देंगी, एनर्जी अच्छी रखेंगी, आपको वही डिजीनेस वगैरह जिसका आप अभी बता रहे थे कि हमसे फोकस ही नहीं किया जा रहा होता, आपको उससे बचा के रखेंगी। अगर आपको कैलोरीज एडजस्ट करनी है तो ये पकौड़े और ये रोल और ये फ्रेंच फ्राइज वगैरह ये कट डाउन करें। खजूरें तो अच्छी चीज़ है, हाँ अगर कोई डायबिटिक है तो वो 2 से ज़्यादा खजूरें ना लें, मगर 2 खा सकेगा, 2 खा सकते हैं। हाँ अच्छा, हम रमज़ान के टाइम पे जो है ना, जैसे अगर 1 लीटर की बोतल खर्चा हो रही है खाने पकाने में महीने में राशन में, तो वो फिर 3 या 5 खर्चा हो रही होती है, क्योंकि डिप ऑयल, डीप फ्राइंग, सारा कुछ जो है ना उसी में इस्तेमाल हो रहा होता है। और फिर एक ऐसा प्रोसेस भी होता है कि घर में भी जो डीप फ्राई चीज़ें चल रही होती हैं, जो तेल बच जाता है उसको ढाके किसी डब्बे में प्याले में रख दिया जाता है, नेक्स्ट डे फिर उसी में तला जाता है, फिर उसमें से भी जो बचता है मज़ीद फिर उसको, ये प्रोसेस पूरे घरों में भी चलता है, पूरे महीने महीने चला रहे होते हैं लोग। तो ये जो बार बार डीप फ्राइंग रीफ्राइंग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये इंतहाई गलत है। और मुझे लगता है कि अब 2025 में तो लोगों को इतनी अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि अब पता है हमें कि ऑयल अगर काला हो रहा है इट मीन्स कि ये ख़राब हो रहा है। अच्छा, मैंने वो कहते हैं इसमें मछली तली थी इसलिए रंग काला हो गया। और फिर मैंने एक पेशेंट से कहा कि आपने तलने के बाद उसको इस्तेमाल नहीं करना, वो काला, उन्होंने काला वाला सारा वो छान लिया। हाँ, छान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने एक ऑयल एक दफ़ा इस्तेमाल किया, उसके बाद प्लीज़ उसको डिस्कार्ड कर दें। फिजा मेरा इसमें ये बात ज़रूर समझाया, आप सही कर रही हैं। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि हमारी ना प्रायोरिटी होती है कि लॉन का एक अच्छा सूट ले लें जो कि 18-20 हज़ार का आता है ईद पे, लेकिन एयर फ्रायर जो कि 18,000 से लेके, अब इट डिपेंड्स कि आप किस कैपेसिटी का लेते हैं, मैं कोई ब्रांड तो इंडोर्स नहीं कर रही, एयर फ्रायर एक अच्छी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट है। पकौड़ा अच्छा बन जाता है। पकौड़ों का मैं आपको और तरीका बताती हूँ, उसमें रोल या समोसे बहुत अच्छे बन जाते हैं। आप पकौड़ों का मैं आपको तरीका बताऊँ, फिजा नॉन स्टिक पैन लें, पालक का पूरा पत्ता बेसन में डिप किया, काटना नहीं है उसको ताकि उस पर बहुत बेसन ना लगे, और उसको नॉन स्टिक पैन में जितने ऑयल में अंडा बनाते हैं स्प्रे करके उतने ऑयल में दोनों तरफ से पका लें। पालक नहीं तो आप अनियन का पूरा रिंग ले लें, 5 से 6 अनियन के रिंग्स डिप किए बेसन में, जितने ऑयल में अंडा बनता है उतने ऑयल में पका लिए दोनों तरफ से। क्योंकि एयर फ्रायर में ना पकौड़े का जायका वैसे नहीं निकलता जैसे हम पसंद करते हैं पंजाबी लोग। अगर आपको ये भी नहीं पकौड़े लेने तो जुकीनी के, जो जैसे फ्रेंच फ्राइज हम काटते हैं वैसे जुकीनी को काटा, उसको बेसन में डिप करके वो दोनों तरफ से, या बैंगन के पकौड़े बड़े पसंद किए जाते हैं, बस उस पर बेसन ना लगाएं, नॉन स्टिक पैन में थोड़ी सी ऑयल में दोनों तरफ से तल लें। एंड अगर आपने एयर फ्राई करना है तो चिकन के पकौड़े बहुत अच्छी ऑप्शन है। चिकन क्यूब्स लें, उनको बेसन में डिप करके एयर फ्राई कर लें, बड़े मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं, स्पाइसेस अपनी मर्जी से डाल लें। एग्जैक्टली। और एक इन्वेस्टमेंट मैं चाहती हूँ कि हम सब करें, वो है एयर फ्रायर। किसी भी ब्रांड का आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लें। हम ईदों पे इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, हम अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आपने एयर फ्रायर नहीं खरीदना मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन वो ऑयल आप दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा गाइड किया। इस रमज़ान हम अपना ख़ास ख्याल रखेंगे, और हमारी सेहत है तो सब कुछ है, क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे साथ मौजूद हैं आफाफ, और आफाफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है क्योंकि हमारे शो का तो एक हिस्सा बन चुकी हैं, और साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छी तरीके से बातों को एलैबोरेट करती हैं, चाहे माशी मसाइल हों, समाजी मसाइल हों, और किसी की अगर बीमारी के हिसाब से बात करें, दिमागी हिसाब से बात करें, तो उन सब चीज़ों पर बहुत इनको जो अबूर हासिल है, और हमारे पास एक्सपर्ट हैं ये, तो इसीलिए हम इनसे इलाज भी पूछेंगे और वजह भी पूछेंगे, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस किस तरीके से इसको हम हैंडल कर सकते हैं इस तरह के लोगों को जो ख़ास तौर पे ओसीडी का शिकार होते हैं, इस पे बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। Thank you very much, Fiza, and you are looking very pretty today. The जज़ाकल्लाह। color is very vibrant. अब मैं इतना, मेरे देखिए सारा दिन मेरा इतना अच्छा खुशगवार गुजरेगा क्योंकि आपकी तरफ से, एक खूबसूरत इंसान की तरफ से मेरी कोई तारीफ़ हो गई है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये OCD है, इसका हम बड़ा सुनते हैं कि किसी चीज़ के पीछे फनक हो जाना, पागल हो जाना, किसी चीज़ की स्मेल आना ज़बरदस्ती, सफाई के लिए OCD कुछ औरतें बहुत होती हैं, ओ माय गॉड, ये क्या है, तुम्हें पता है ना मैं OCD की पेशेंट हूँ, मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है, ओ माय गॉड तुमने इतना तेज़ परफ्यूम लगाया है, मैं OCD की शिकार हूँ, मुझे OCD है, OCD, व्हाट इज मीन बाय OCD, एग्जैक्टली नहीं पता, ना मुझे पता ना उन्हें पता, आप बताएं व्हाट इज OCD। अच्छा फिजा, जिसकी वजह से आपने बात की है ना, बड़ा मज़े का आपने एक्ट किया है, ये जो इस तरह कहते हैं वो एक्चुअली होते नहीं है। अच्छा, हाँ,
इसमें मैं भी थोड़ा आगे जाके डिफरेंस भी बताती हूँ कि कौन से लोग जो हैं वो वाकई में ओसीडी का शिकार होते हैं और कौन से लोग हमें लगता है कि बस हमें इसको एक ट्रेंड और फैशन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। ओसीडी है क्या पहले? हाँ बिल्कुल, इस पे बात करते हैं। अच्छा, ओसीडी को समझने से पहले ना हम एक नॉर्मल साइकोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा। इट्स वेरी नॉर्मल एज ए ह्यूमन बीइंग कि हम चेक करते हैं एंड लाइक वी कैन डबल चेक एज वेल। फॉर एग्जांपल जैसे रात को सोते हुए वी कैन चेक द लाइट्स सब ऑफ हैं कि नहीं है, हमारा मेन डोर लॉक्ड है या नहीं है, चूल्हा बंद है, स्टोव इज़ क्लोज्ड। इस तरह से इट्स ऑल्सो वेरी कॉमन कि वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर और आफ्टर हैविंग आवर मील्स। इट इज़ वेरी कॉमन एंड इट्स अप्रोप्रिएट। इवन टू डबल चेक इज़ अप्रोप्रिएट। जैसे अभी हमें अली कह रहा था, अभी अली मेरे पास खड़ा हुआ था तो मुझे बता रहा था कि मैं जब गाड़ी लॉक करता हूँ ना तो अक्सर मुझे ये ख्याल आता है कि पता नहीं मैंने गाड़ी लॉक की है या नहीं की है, तो मैं दोबारा उसको एक दफ़ा चेक कर लेता। तो मैंने कहा कितनी बार चेक करने जाते? उसने कहा बस एक दफ़ा। तो इट्स नॉर्मल, एक बार, चेक एंड डबल चेक इज़ नॉर्मल। ओके। लेकिन आप कुछ ऐसी आपको ऑब्सेशन हो कि आप उस चीज़ को बहुत रिपीटेडली करें और इतना रिपीटेडली करें कि उसकी वजह से आपका डेली लाइफस्टाइल या लिविंग जो है वो मुतासिर हो जाए, तो वो चीज़ जो है ना वो ओसीडी में आती है। अच्छा, अब एक और आपने बड़ा नॉर्मल टर्म सुनी होगी कि मुझे तो इस चीज़ का बहुत ऑब्सेशन है। हाँ। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस, आई एम क्रेजी अबाउट इट। अच्छा, एक चीज़ आप जहन में रखें कि जिस चीज़ का आपको ऑब्सेशन है, आप ऑब्सेस्ड हैं और आप उसको इंजॉय करते हैं, वो नॉर्मल है, दैट इज़ ऑब्सेशन। अच्छा। लेकिन वो काम, वो कंपल्शन जिसको बार बार करने को आप इंजॉय नहीं करते बल्कि आप उससे इरिटेट हो जाते हैं, वो ओसीडी है, वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। अच्छा। लेकिन ये कहना कि मुझे इस चीज़ का ऑब्सेशन है, उसका मतलब ये कि आप उसको चेरिश कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, यानी कोई कहता है कि भाई मुझे ना गाड़ियों का बहुत ऑब्सेशन है, मुझे क्लीनिनेस का बहुत ऑब्सेशन है, इट मीन्स कि आप उसको करने से इंजॉय करते हैं। मुझे मीठा बहुत पसंद है, मैं उसके लिए बहुत क्रेजी हूँ कि मेरे खाने में कुछ मीठी चीज़ें होनी चाहिए, इस तरह कुछ भी आप कह लीजिए। ठीक है, या आप कह लें मुझे अच्छी किताबों का बहुत शौक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे कमरे में सब चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइज पड़ी हों, तो दैट इज़ अ गुड थिंग जिसको आप इंजॉय करें। लेकिन वो वाला एक्ट जिसमें आप तकलीफ़ महसूस करें, जिसकी वजह से आपकी रोज़ाना की जो रूटीन है वो मुतासिर हो, वो चीज़ जो है वो देखिए ना, औरतें क्या करती हैं मोस्टली ऐसे यूं उंगली फेर के डस्ट निकालेंगी, ये क्या है? तो पता है ना मुझे ओसीडी है। नो अच्छा, इसके अब कुछ हम बात कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में क्या आपके सिम्टम्स हों तो आपको पता चलेगा कि ओसीडी है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसका जो ऑनसेट है इस बीमारी का, वो हमें आमतौर पे एडल्ट लाइफ जब शुरू होती है 18-19 साल की उम्र में नज़र आना शुरू होता है। अच्छा। बच्चों में बहुत कम सिम्टम्स हमें इसमें नज़र आते हैं। यानी इसका जो आमतौर पे ऑनसेट है वो जैसे आप 18-19 साल की उम्र में जाते हैं तब हमें जाहिर होना शुरू होती है, यानी आपको कोई भी किसी किस्म की भी कंपल्शन हो सकती है। वैसे ये है तो बीमारी ना? बिल्कुल, दिस इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर और ये ज़्यादातर जेनेटिक होता है। अच्छा। बहुत कम होता है कि आप किसी और मेंटल डिजीज़ जिसमें कि आपका केमिकल बैलेंस ब्रेन का ख़राब हो जाए तो आप इस चीज़ में फॉल करें। अच्छा। अदरवाइज मोस्टली इट्स जेनेटिक और ये ज़ाहिर 18-19 साल की उम्र में जाके होती है। अब वो ऑब्सेशंस आम तौर पे जो बहुत कॉमन ऑब्सेशंस हैं वो फियर से रिलेटेड होते हैं, यानी आपको किसी चीज़ का डर होना, खौफ होना। ये जो भूत से डर लगता है लोगों को, वो भी ओसीडी होता है? हाँ, हो सकता है। जवान लोग हो जाते हैं। जैसे मेरे पास एक लड़की जो है वो 19-20 साल की है, तो वो उसको ये ऑब्सेशन होता है, ये फील होता है कि मेरे बेड के नीचे कोई है, मेरे सोफे के पीछे कोई है। ठीक है, कुछ लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उनको ये फीलिंग्स आती है कि शायद हमारे पीछे कोई खड़ा हुआ है। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये भी ओसीडी में शामिल हो सकता है अगर साथ में कुछ और इलामात भी हैं जो कि मैं भी बताऊंगी। एक चीज़ ये है कि वो उनको किसी भी किस्म का फियर हो सकता है, उन्हें किसी किस्म की ऐसी कोई ज़रूरत हो सकती है जो बार बार महसूस होती है, जैसे कि कंटामिनेशन का डर होना, यानी उन्हें ये ख्याल होता है कि हमें कोई भी जरासीम लग सकता है। हाँ, ये भी चीज़, मतलब किसी कप को हाथ नहीं लगाना, प्लेट को हाथ नहीं लगाना, जानबूझ के कप्स को सूंघेंगे, मतलब इसकी एक कॉमन एग्जांपल एकदम से सूंघना शुरू कर देंगे। कॉमन एग्जांपल मैं ये देती हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड की तरफ गई तो जब मैं गई हूँ उन्होंने कहा कि आपने मेरी वालदा से ना ज़रा कोशिश कीजिएगा कि बस दूर से मिल लें। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा ये क्या बात है कि दूर से कैसे मिल लें ना, क्योंकि हमारे तो एक रिवाज है ना कि हम जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, फिर गले मिलते हैं या एटलीस्ट कंधे पे थपकी तक तो ज़रूर देते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको ना थोड़ा प्रॉब्लम है। अब जाहिर है आई एम अ डॉक्टर, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये बात मैं आपको तब बता रही हूँ ये जब बात हो गई तो उसके बाद मुझे पता चला कि इनके साथ ये मसला था। अच्छा, मैंने नॉर्मली जाके तो खैर मैंने कहा ऐसी कौन सी बात हो गई, इसकी अम्मा क्या कहेंगी। मैंने जाके सलाम लिया, थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो आंटी नहा धो के कपड़े चेंज करके तो आके दोबारा बैठी। अच्छा, ठीक है। अब इनको ये डर होता है, खौफ होता है कि कोई भी चीज़ जो है उनसे हमें जरासीम लग सकते हैं। अच्छा, इस तरह से ये फियर भी हो सकता है कि हमारे खाने में कोई चीज़ मिली हुई है, कोई हमें खाना देता है या कोई पानी देता है तो हम नहीं खा पी सकते,
मेरे पास एक पेशेंट आई, शी वाज सच अ रिच लेडी, वो बिज़नेस कर रही थी, ठीक है, यानी वो उनके स्मॉल बिजनेस जैसे छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही अच्छे खासे उनका स्प्रेड था बिज़नेस का, कोई इवन ये फ्रूट्स की जो एक्सपोर्ट होती है वो करती थी। और वो मेरे पास आई वो किसी और पेशेंट को लेके, जब लेकिन उन्होंने मेरी उससे डीलिंग देखी तो उन्होंने सोचा कि मैं भी अपना मसला डिस्कस कर लूँ, क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं था। हाँ। अब उन्होंने दिखाया मुझे, कहती हैं देखो मेरे बैग में कितने नोट पड़े हुए हैं, ये मेरे रोज़ाना की इतनी आमदन है, मैं वहाँ जाती हूँ लेती हूँ, यानी मैं आपको ये बता रही हूँ कि उनका कितना बड़ा सेटअप और सारा था। कहती है लेकिन मेरे साथ मसला ये है कि मैं खाना नहीं खा सकती किसी के हाथ का दिया हुआ, खुद मैं पकाना बाहर है, से खुद कुछ खाना नहीं, है, हाँ, मतलब या मैं इस तरह खुद का। बना के लेती हूँ, या मेरी एक भतीजी है मैं उसके हाथ का खाती हूँ, मैं किसी काम वाली के हाथ से नहीं खा सकती, ले सकती। इसी तरह का मेरी एक दोस्त के साथ मसला है। इतना बड़ा घर है बेचारी का, 2 कनाल का, बच्चे भी पालती है, सब कुछ करती है, मगर उसका मियाँ कहता है कि भाई मुझे तो ओसीडी है, खाना तुम पकाओगी। हाँ। तुम्हारे हाथ की, मैंने मेड के हाथ की रोटी हाँ। तुमने मुझे दी ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। रोटी मुझे अपने हाथ की बना के देनी है, ठीक है, पानी गिलास धो के अपने हाथ से देना, जो बर्तन मेरे पास आएगा तुम्हारे हाथ से धुला हुआ आएगा किसी मेड, मुझे ओसीडी है। हाँ, बस वो ये चेक कर लें कि वो सिर्फ घर में ही है कि बाहर भी, बाहर तो किसी से भी दुनिया खा लेते में हैं। घूम फिर के खाते पीते फिर हैं वो भाई ओसीडी साहब। नहीं है। घर के अंदर फिर क्यों वो है ये ओसीडी नहीं OCD है। है? अच्छा, वो ओसीडी नहीं है। अब वो जो खातून है वो बाहर खाना नहीं खा सकती, वो किसी होटल पे खाना नहीं खा सकती, वो किसी जगह खाना नहीं खा सकती, ठीक है, यानी अच्छा। भूखी रह लेंगी वो असल लेकिन है। वो अपने, यस, दैट इज एक्चुअली द ओसीडी। अच्छा, इस तरह से फिर जैसे कुछ आपने लोग सुना मतलब होगा, सॉरी बीच में हाँ। काटती हूँ, कुछ लोग अगर इस तरह की बात करते हैं तो वो ओसीडी नहीं है, मेक श्योर कर लें। हाँ। क्योंकि देखे जो एग्जांपल मेरी है और इनकी है, दोनों में जमीन बहुत फर्क आसमान है, का। बहुत फर्क है। बीवी तक तो वो ओसीडी चल रही है, मगर बाहर ओसीडी नहीं। देखिए और ना, आपका वो उनकी रवैया बाहर- हर जगह होना चाहिए ना, जी। सिर्फ ये नहीं कि वो एक खास माहौल में है, हाँ। वो हर जगह पे वही रवैया होगा। सही है। अच्छा, फिर जैसे आपने देखा है कई लोग बार बार हाथ धोते हैं, ठीक है, यानी थोड़ा भी हाथ टच कर लिया, हाथ धोना, अब वो कितनी हद तक हो कि आपको लगे कि हाँ हमें ये ओसीडी है। देखिए 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से आमतौर पे हम लोग 16-17 घंटे जागते हैं। अब आप 16-17 घंटे में से कितनी दफ़ा हाथ धोते होंगे? कोई 5-6 दफ़ा तो नॉर्मली हम हाथ धो लेते हैं ना, मतलब खाना खाने से पहले या खाना खाने या के वॉशरूम बाद, जब जा रहे होते हैं। वॉशरूम हमने यूज़ किया तो उसके बाद धो लिए। तो आपको इस सारे टोटल टाइम में, यानी आप जितनी बार भी हाथ धोएं, आपको मैक्सिमम 6 से 7 मिनट लगते होंगे, बस, हाँ। ठीक है। अगर आप उन पूरे 24 घंटे में 1 घंटे से ज़्यादा हाथ धो रहे हैं, यानी वो दुरानिया आपका पूरा 1 घंटे का है, तो इसका मतलब है कि आपको ओसीडी है। अच्छा, कईयों को हाथ धोने का होता है, कईयों को, मेरे पास एक पेशेंट है, उसको पाँव जो है, उसको लगता है कि मेरे पाँव पे ज़रा सी कोई मड लग गई, मिट्टी लग गई, तो वो बार बार धोती है, साफ़ करती है, इतना यानी कि उसके पाँव जो है ना वो ज़ख्मी हो गए हैं धो धो के। अल्लाह, इस तरह ठीक है, करती यानी है। इस तरह की सिचुएशंस जो है ना वो एक्सट्रीम वाली हैं कि उसमें आपको इतनी परेशानी होती है। अच्छा, फिर और बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं, यानी ओसीडी की कोई एक फॉर्म नहीं हो सकती, जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है वो भी आप पे इम्पेक्ट करता है। एक मेरे पास जो केस है लड़की का, वो ये है कि उसको इस चीज़ का ऑब्सेशन है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है हमारे, उसके दिमाग में कहीं आ गया ना, ज़ाहिर है हम सुनते हैं कि भाई हमारी कोई वीडियो लीक हो सकती है, कोई कैमरे से पिक्चर शेयर हो सकती है, कुछ भी। तो उसने मुझे दिखाया, उसने अपने मोबाइल के फ़ोन के ऊपर टेप कवर की हुई है, ठीक है, लैपटॉप पे की हुई, यहाँ तक है कि उसने कोई सोशल मीडिया ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ। टेप कवर किया मतलब? यानी उसे ये लगता है कि कहीं कैमरे से कोई मेरी तस्वीर ना खिंच जाए किसी तरह से। वो कहती है कि मैं सोशल मीडिया ऐप भी यूज़ नहीं कर सकती, हालांकि वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, मेडिकल की स्टूडेंट है। और आपको पता है आजकल तो आप सारा रीडिंग मटेरियल्स आप व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ ऐप्स पे शेयर कर रहे हैं, तो उसको ये लगता है कि कितनी मैं जो है ना वो कहीं कोई तस्वीर मेरी शेयर ना हो जाए, कोई लीक ना हो जाए, यानी कई तरह की फॉर्म्स में जो है वो OCDs अच्छा, आपके और भी सामने कुछ आ सकती हैं। एग्जांपल्स इस तरह की बात करेंगे, जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि कुछ हम अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, आप मिसालें बढ़ाती जा रही हैं, हम रिलेट करते जा रहे हैं, तो इसी तरह रहनुमाई होगी। कुछ एग्जांपल्स मज़ीद चाहिए होंगे, ब्रेक के बाद हमारे पास अफाफ मौजूद हैं, वो आपकी रहनुमाई करेंगे। हम बात करें OCD पेशेंट्स के ऊपर कि वो किस तरह से होता है, उनका इलाज क्या, किस तरीके से मुमकिन है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अफाफ मेरे साथ मौजूद हैं। हम बात करें OCD पेशेंट्स के लिए। ये कुछ एग्जांपल्स और भी मैं चाहूँगी थोड़ी सी आप एलैबोरेट करें, लोगों को दें, ताकि फ़िज़ा, ये जो OCD के साथ लोग होते हैं, दे कैन बी लाइक चेकर्स, काउंटर्स, ऑर्गेनाइजर्स। आई मीन कुछ लोग जैसे मैंने कहा कि बार बार चेक करना, उन्हें हम चेकर्स कहते हैं। कुछ लोग डूअर्स होते हैं, यानी कोई भी काम को बार बार करना। कुछ ऑर्गेनाइजर्स हैं। ऑर्गेनाइजर्स का मतलब ये है कि उन्हें लगता है कि हर चीज़ हमारी जो है ना वो अपनी जगह पे मौजूद होनी चाहिए। अब उसमें क्या है कि पूरे घर में जो भी चीज़ है वो अगर उनकी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई है तो उन्हें लगता है कि ये ठीक नहीं, यानी वो सो नहीं सकते उसको ठीक किए बगैर, वो काम नहीं कर सकते। अपने ऑफिस का टेबल जो है उनका, जिस तरह से चीज़ें रोज़ाना पड़ी हुई थी वैसे नहीं पड़ी हुई, तो दे आर अनएबल टू डू दैट
जो भी उनका टास्क है वो नहीं करेंगे। किचन में गई हैं ख़वातीन तो उन्होंने कुकिंग करनी है तो उनकी चीज़ें उसके मुताबिक नहीं पड़ी हुई तो दे आर अनएबल टू परफॉर्म दैट। इवन कि वो बच्चों को जो उनके नैपीज़ हैं या उनके कपड़े हैं या कुछ भी है वो उसको बार बार वहाँ पे उसी जगह पे ही देखना चाहती हैं। अगर वो वहाँ से आगे पीछे हो जाता है तो उन्हें लगता है कि दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक। कुछ लोगों को वॉशरूम का टॉवल भी चेंज हो जाए तो घर में हंगामा शुरू कर देती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी क्लियर कर दूँ, बाज़ औक़ात हम जो ऑर्गेनाइजर्स हैं पर्सनैलिटी ट्रेड्स को भी मिक्स कर देते हैं। यानी कुछ लोगों को वैसे पसंद होता है ना, जिसको हम कहते हैं बड़े सफाई पसंद हैं, चीज़ें अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। हमें बार बार घर की सफाई कराते रहेंगे, 6-6 बार कमरा साफ वो होगा। ख़वातीन जिनके साथ ये प्रॉब्लम है वो देखें, ऑर्गेनाइज करना घर को आप कितनी देर करते हैं? 2 दफ़ा दिन में करेंगे, यही होता है ना आमतौर पे ख़वातीन जो घर की बड़ी सफाई सुथराई, आप देखें घर बड़े वेल सेटल्ड होते हैं, आप देखेंगे वो 2 दफ़ा कर लेते हैं, यानी 1 दफ़ा काम वाली आई उससे करवा लिया, आपने खुद कर लिया, जिस तरह से भी है। सो दे आफ्टर दैट दे आर ओके विद इट। बट दीज पीपल कैन नेवर बी रिलैक्सड। वो अपनी एक चीज़ भी इधर से उधर हुई भी नहीं करेंगे। अच्छा, वो इस हद कर उनको ऑब्सेशन होगा कि उनके कमरे की चीज़ें अगर ख़राब हुई हुई हैं या उनकी वार्डरोब ख़राब हुई हुई है तो वो ऑफिस से लेट हो जाएंगे, लेकिन उसको पहले ठीक करेंगे। वो उसे मूव नहीं कर सकते, उस सिचुएशन से आगे नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते। हमें तो होता है ना, जैसे हम निकले कभी हमारा कुछ ख़राब हो गया तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो विल बैक, और हम आज नहीं तो कल कर लेंगे, ठीक है, बट दे कांट मूव, वो वहाँ से नहीं गुजर सकते। तो ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट का डिफरेंस रखना और OCD का डिफरेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते तो ये सीवियरली अफेक्ट करती है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। यानी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी स्टडीज़ को डिस्टर्ब करती है, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब में जो है वो अपना सेटिस्फाइड नहीं रहते, कोई भी टास्क जो है यानी आपकी डेली लाइफ को ये लाजमी मुतासिर करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कुछ लोग इतना फियर होता है उन्हें, वो नहा नहीं पाते। एक खातून मेरे पास आई अपनी मदर को लेके, और उनका मसला ये था कि उनको पानी से डर लगता है, खौफ आता है, नहाने से खौफ आता है, उन्हें लगता है कि मैं वॉशरूम में जाऊंगी तो शायद मेरी डेथ हो जाएगी। है बिल्कुल ठीक है, कैसे नहाती हैं? तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है उस फियर को कंट्रोल करवाना। उनको पैनिक अटैक्स आते हैं उसमें, वो कहती हैं कि मैं नहीं कर सकती हूँ। अब ये सारे हालात ऐसे हैं, आप देखें कि कितना सीवियरली इफेक्ट कर रहा है ना उसकी सारी मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो हम बाज़-औक़ात इन चीज़ों को मामूली समझते हैं। तो ये लोगों को हो क्यों जाता है आफाफ? किस तरीके से? इट्स जेनेटिक। बेसिकली आपके ब्रेन के केमिकल्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, और वो आपको किसी ना किसी तरह से उकसाते रहते हैं कि आपकी एक थॉट है, वो आप थॉट जो है ना उसको कंपल्शन देने के लिए, मतलब एक बिहेवियर डिसऑर्डर है, उसको कंपल्शन देने के लिए आप फिर कुछ ऐसा बिहेवियर परफॉर्म करने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये करने से हमें शायद वो ठीक हो जाएगा। क्या कुछ लोग असल में स्ट्रेस में होते हैं, इस वजह से भी ज़्यादा इस चीज़ को? नहीं, स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन OCD में जो लोग होते हैं ऑलरेडी, स्ट्रेस उसको एलिवेट कर सकता है। इसीलिए हम फिर सजेस्ट करते हैं कि जो लोग इसका शिकार हैं वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, ताकि एटलीस्ट जो स्ट्रेस वाली सिचुएशंस हैं वो उसमें कम हो। अगर उन्हें कोई और प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि उनका जो OCD का इफेक्ट है अगर बढ़ता जाए बहुत खतरनाक है। तो क्या ये पागलपन की तरफ भी जा सकता है? बिल्कुल जा क्योंकि सकता इसके सिम्टम्स थोड़े करीब करीब वही लग रहे हैं। देखिए, एक ही बात को बार बार रिपीट करना, एक ही काम बार बार करना, ठीक है, दिमागी खलल रखना एक जगह की चीज़ पे, चिक चिक जो लोग बहुत करते हैं, मुझे लगता है वो भी OCD का शिकार है। ये जो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, कुछ लोग करते हैं ना। हाँ बिल्कुल करते हैं, बोलते हैं अभी तो बात की थी, फिर ये यार बार घूम फिर के वही बात, अभी तो बात की थी, फिर वही बात करते हैं ना कुछ। बिल्कुल करते हैं, वो भी OCD होता है। अच्छा, इसमें इनका सबसे बड़ा मसला जो है ना फिजा, ये होता है कि सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं ये लोग। उसकी वजह ये है कि इनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है ना। जैसे मैंने आपको बताया, खातून की मिसाल दी कि जो सलाम दुआ करने से गई। अब क्या होता है, जब कोई भी काम लोग रिपीटेडली कर रहे होते हैं ना, तो बाकी लोग उसको नोटिस कर रहे होते हैं। अब जब वो नोटिस करते हैं तो वो मेंशन करते हैं, उन्हें लगता है कि अब ये मतलब वो देखेंगे कि यार ये क्या पागलों वाली हरकत कर रहा है। सो वो आना जाना मिलना जुलना छोड़ देते हैं, उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा डिप्रेशन और एंजाइटी भी बढ़ती है इससे। वो फिर लोनलीनेस का शिकार होते हैं, वो मिलते नहीं हैं, वो घबराते हैं सिचुएशंस में जाने से, क्योंकि उनकी वो सारे जो बिहेवियर्स हैं वो एक्सपोज हो रहे होते हैं। तो इसकी जो कोई फिजिकल ट्रेनिंग है, फिजिकल एक्सरसाइज है, या इसकी फिजिकल कोई थेरेपी है, तो उसके बारे में बताएं कि किस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है। इसमें 2 चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक तो साइकोथेरेपी है जो वर्ल्ड वाइडली यूज़ की जाती है,
और दूसरी जो है वो मेडिकेशन है। अगर बहुत सीवियर सिचुएशन है जिसमें कि लेवल 3 पे आपका जो है OCD जा रहा हो, तो उसमें हम मेडिकेशन की तरफ भी रेफ़र करते हैं कि आपको लाजमी मेडिकेशन भी लेनी चाहिए ताकि आपके ब्रेन केमिकल्स जो हैं वो नॉर्मलाइज हों, और आपकी बॉडी के केमिकल्स जब नॉर्मलाइज होते हैं तो आप बिहेव भी नॉर्मल करना शुरू करते हैं। और दूसरा इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना वो साइकोथेरेपी का है। सो साइकोथेरेपी में 2-3 टेक्निक्स होती हैं। एक रिस्पॉन्स इंटरवेंशन होती है जिसमें कि पेशेंट को एक एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट करके दिया जाता है और उसको फिर उसमें रखा जाता है कि आप ये करके देखें। फॉर एग्जांपल जैसे किसी को कंटेमिनेशन का है, उसे मतलब ये लगा कि आपका कप नहीं पकड़ सकता, ये मैंने पकड़ लिया ना, वो ये पकड़ेगा तो उसको लगेगा मेरे हाथ गंदे हो गए। ये सोफ़े पे हाथ नहीं बैठा हुआ है लेकिन हाथ लगाएगा तो उसने हाथ यहाँ से उठ के धोना है, यानी उसको उतनी देर बेचैनी होती रहेगी। तो वो फिर थेरेपिस्ट क्या करते हैं कि उन्हें उस माहौल में थोड़ी देर रखते हैं अपने पास और उन्हें कहते हैं कि आप ये करके देखें और बैठें हमारे पास, कितनी देर आप इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को लगता है कि मुझे 5 मिनट में उठ के हाथ धो लेने चाहिए थे, तो वो जब 10 मिनट बैठता है उसको लगता है कि यार इसका मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह से कुछ टेक्निक्स होती हैं रिस्पॉन्स इंटरवेंशन। अच्छा, ये टेक्निक मजीद थोड़ी एलैबोरेट करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आफाफ हमारे साथ ही मौजूद है। वी टॉकिंग अबाउट OCD कैसे होती है, क्या है, कौन पेशेंट है इसके, और उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। OCD के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये कौन पेशेंट होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, जेनेटिक होते हैं, ये सारी बातें अभी आपको यहाँ पर आफाफ ने अच्छी तरीके से एलैबोरेट की हैं। मगर हम अब बात करें सोल्यूशन की तरफ कि इसकी ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट्स होती हैं ये कितने टाइम की ट्रीटमेंट होती है जिसमें इंसान OCD का जो पेशेंट है वो वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है? अच्छा, ये पेशेंट वेरी करता है, लेकिन आमतौर पे जो साइकोथेरेपी के सेशंस हैं वो हम रिकमेंड करते हैं 12 to 15 सेशंस। और अगर तो पेशेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग विल के साथ हो तो आमतौर पे इसमें रिकवर कर जाता है। अदरवाइज समटाइम्स लॉन्ग टर्म भी चलना पड़ता है, यानी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, बिकॉज इट्स अ लाइफ लॉन्ग समटाइम्स, बिकॉज आपको इस पर कंट्रोल रखना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है कि आप अपने कंपल्शंस को जो है वो कंट्रोल कर सकें। आपको जो ऑब्सेशंस आ रहे हैं उसकी बाकायदा आप थेरेपीज़ जो है ना वो लेते रहें। तो उसमें मेरे ख़्याल में एक तो ये है कि फ़ौरी तौर पे आपको कांटेक्ट करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं। यानी अगर किसी के पेट में दर्द होता है, किसी के सर में दर्द होता है, तो हम फ़ौरी तौर पे उसकी भी मेडिसिन दे देते हैं कि मामूली से सर दर्द भी हुआ है तो हमने पैराडोल दे दी। लेकिन अगर किसी का कोई नॉर्मल बिहेवियर है या कोई ऐसा एक्शन है, तो ख़ास तौर पे जो देहाती इलाके हैं, इवन कि हमारे शहरों में भी जो घर वाले हैं ना वो मसाइल नहीं समझते। वो कहते हैं कि यार ये क्या है, तुम ये क्या कर रहे हो, बार बार, बल्कि उसको टोकते हैं सबके सामने। अब जो पेशेंट है उससे वो एंग्जाइटी फील करता है। यानी अगर बच्चे के साथ कोई मसला है, बच्चा तो नहीं कहेंगे एडल्ट ही है लाइक 18-19 साल का, लेकिन माँ बाप के सामने तो वो बच्चा ही होता है ना, उसे घर वालों ने टोक दिया भाई तुम क्या कर रहे हो, बार बार हाथ धोने जाते हो, तुम ये सोफे पे नहीं बैठते हो, तुम ये क्या करते हो, तुम्हारे कपड़ों में कुछ लग गया है, क्या हो गया, तुमने फलां चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखी, ये नहीं किया, यानी जो भी उसकी कंपल्शंस होती हैं, तो घर वाले उसको टोकना शुरू कर देते हैं। और वो उस टोकने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कट ऑफ हो जाता है। वो कहता है भाई हाँ मैं ठीक है, मैं आपके साथ नहीं जाता, आप कहीं जा रहे हैं, आपको बुरा लगता है कि मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, या मैं हाथ नहीं मिलाता हूँ, या मुझे ये खौफ आता है, तो वो क्या करे। अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग केस मेरे पास पिछले दिनों आया। एक वालदा लेके आई अपनी बेटी को, वो 22-23 साल की बेटी थी। अब उसको क्या ऑब्सेशन है, उसको ऑब्सेशन है प्याज से, कि मैं किचन में प्याज, यानी प्याज नहीं देख सकती। अब उसकी अम्मा का ये कहना था कि मैंने इसका रिश्ता तय कर दिया है, चलो हम तो अपने घर में प्याज हमने इससे 100 दूर मतलब रखा हुआ था, 100 फीट के फासले पे, लेकिन अब मुझे बताएं कि अभी शादी होके घर जा रही है, तो जाहिर है प्याज या अनियन जो है वो तो हर खाने में भी डलना है, सैलेड की शक्ल में भी सामने आना है। तो इसको आप इस चीज़ पे ट्रेन करें, यानी इसकी थोड़ी सी थेरेपी करें कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकें। वो कुछ कहते हैं ना बच्चे दूध नहीं पी सकते, वो भी उनको भी हो सकता है, लेकिन ये हम इसको हर चीज़ को रिलेट नहीं कर सकते। अच्छा, मैं अब आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, देखेंगे वो लाइव एग्जांपल्स हैं जो मेरे पास आती हैं, और हम घर वाले इनिशियल स्टेज पे उसको नहीं समझ रहे होते। अब वो 4 साल माँ, यानी जब 18-19 साल की थी उसको ये मसला शुरू हुआ। अच्छा, ठीक है, 4 साल तो माँ ने यही समझा कि भाई ये क्या तुम्हें मसला हो गया, नखरे करती है ना, जाहिर है घर में तो लाड प्यार से, तो समझ नहीं आती, 4 साल तक नखरे मुसलसल एक चीज़ पे नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, अब जब उसकी स्टेज आई है शादी वाली, ससुराल में जाना है, तो अब माँ बाप को फिक्र हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ डोंट इग्नोर दीज लिटिल सिम्टम्स। अगर आपके इर्द गिर्द फैमिली में किसी के साथ भी है, आपके दोस्तों के साथ है, तो आप फौरी तौर पे हेल्प लें। ये कोई ऐसा मसला नहीं है। आप जितनी इनिशियल स्टेज पे किसी भी बीमारी को
करते हैं, उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, उसके उतनी ही जल्दी इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो इतनी जल्दी ट्रीट होते हैं। अच्छा, अब अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं, ओसीडी का कोई भी पेशेंट कोई ऐसी चीज़, ऐसी हरकत मुसलसल करे, आप जैसे कहेंगे 4 साल तक मुसलसल कर रही है ये लड़की, अब पेशेंट के लिए फैमिली समझती है कि शायद नखरे कर रही है, ऑल दैट, ये नखरे कर रहा है, तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं क्या इनको और भी मज़ीद कोई आर्गन में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, या कोई ऐसे दिमागी कोई नस देखिए, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते हैं और आप मुसलसल एक बेचैनी की कैफियत में हैं, तो ऑफ कोर्स कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अनयूजुअल है और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाती है, तो वो आपके नॉर्मल लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करती है, आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, और उसमें ऑफ कोर्स हाइपरटेंशन या एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स होना बहुत नॉर्मल है और होते हैं लोगों को। तो इट्स वेरी मच बेटर कि आप जितनी जल्दी हो इसको जो है वो इसका ट्रीट करने की कोशिश ये करें। जो कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आती है, ये भी इसी का कोई हिस्सा है? देखिए, सही हमें उसको सही check रात करना पड़ता जागेंगे, है। सारा सारा दिन सोएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, वो कोई और वजह हो सकती है। अगर तो कोई ऐसी रीज़न है कि वो सोते हुए उन्हें कोई मसला होता है, ख़ास किस्म की कैफियत उनके ऊपर रहती है, तो फिर तो हम उनको चेक कर सकते हैं। लेकिन हम जनरलाइज़ नहीं कर सकते कि रात को नींद ना आना या सुबह दिन में सोना ये ओसीडी हो सकती है। इट्स नॉट लाइक दैट। इसकी बहुत हमें फाइन लाइंस हैं जो हमें क्लियर करनी होती अब हैं। जैसे कुछ घर में कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको हम ही अपने लफ्ज़ों में कहते हैं उसको चिक चिक करने की आदत है, ठीक है, मगर वो ओसीडी का शिकार क्या पता हो, तो वो ओसीडी का शिकार होता है या फिर हमें कहते हैं इसको आदत है, बोलता रहता है, इसके पास से गुजरते भी नहीं है कि भाई 2 मिनट इसके पास बैठ जाएंगे तो घंटा लेगा। तो नहीं, ऐसे नहीं, कुछ वो लोग ऐसा नहीं होते हो हैं सकता, और वो- एक ही वो बात को personality रिपीट traits कर हैं। करके जो है ना आपकी नस्लें मार देंगे। वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं, OCD नहीं है नहीं वो। हो सकती वो OCD नहीं हाँ है। नहीं, वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती तो हैं। आप वो कह रही थी करके- ना एक ही काम को बार बार करना, तो एक ही बात को बार बार ये चिक चिक तो जो check करते हैं वो कर एक लेना। ही बात को तो बार बार करते अच्छा, फिर अगर तो वो हर एक के सामने एक ही बात को बार बार कर रहे हैं, तो करते फिर हो हैं, सकता फिर है है ओसीडी। हो सकती है। अगर वो हर सिचुएशन में हर एक के साथ एक ही तरह की चीज चल रही है तो वाकई हो सकती अच्छा, हर एक के साथ फिर एक हाँ, तरह की हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि वो आपके साथ और रवैया और मेरे नहीं, साथ नहीं, और नहीं, रवैया किसी है। को किसी बात फिर पे अगर आपके कोई साथ पकड़- प्रॉब्लम है, उसको मेरे साथ नहीं है। अच्छा, हाँ, और फिर अपने वो साथ ओसीडी नहीं है। वो रिलेशनशिप का इशू है। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए, वरना आप भी ओसीडी का शिकार हो जाएंगे, और ओसीडी का शिकार अगर हो गए तो फिर आप पागल खाने में भर्ती हो जाएंगे, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपको पागल की तरफ ले जाते हैं। तो अपना भी इलाज कराइए अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत भी इस तरह के ओसीडी का शिकार होते जा रहे हैं, और अगर आपके घर में, आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में कहीं आपको लगता है आपके दोस्त यार ओसीडी का शिकार है, तो उनको भी प्यार मोहब्बत से समझाइए कि उनकी रहनुमाई कीजिए कि वो जाके डॉक्टर को दिखाएं, अपना इलाज करवाएं, वरना ये सिम्टम्स बढ़ के दिमागी जो है ना खलल पैदा कर सकते हैं और मज़ीद इसको हाइपर कर सकते हैं, आपके ऊपर हावी हो सकते हैं पागलपन के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच अफाफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप सबको मुलाकात करती हूँ कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।